ये बस नहीं रुकती। यूक्रेन ने क्रीमिया के कब्जाधारियों को जो नरक झेलवाया है वो कम नहीं हो रहा, ये और भी मजबूत हो रहा है। कैसे? यूक्रेन ने क्रीमिया का एक और जमीनी रास्ता दोनों ओर से हमला कर काटा है। अब क्रीमिया प्रायद्वीप नहीं, द्वीप बन गया है, अलग थलग, बिना किसी समर्थन के। यूक्रेन की मुक्ति योजना इतनी प्रभावी है कि इससे रूसी कब्जाधारियों के चारों ओर घातक जाल बनता जा रहा है और पुतिन नियंत्रण खो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूस ने यह सब पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। हम आपको केर्च जलडमरू मध्य ले चलते हैं। रूस लंबे समय तक इस जलडमरू मध्य को रसद मार्ग की तरह इस्तेमाल करता रहा और कभी यह उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। अब यूक्रेन के पास मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन है, जिससे केर्च जलडमरू मध्य अब रूस की जिम्मेदारी बन गया है। यही वही है जो हमने 21 जून की रात देखा। यूक्रेन ने बार बार हमला किया, ड्रोन बमबारी के अंत तक कब्जे वाले कर्च, रूस के पोर्ट काउकाज, क्रास्नोडार क्षेत्र और क्रीमिया में आग लगने की खबरें थी। एक और धमनी को काटा जा रहा है। यह रूस का ईंधन और आपूर्ति है जो खून की तरह बह रही है। यूक्रेन इन सब के बारे में खुलकर बोल रहा है। हमलों के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पुतिन के सामने रूसी नाकामी उजागर की। यूक्रेन के एक हमले के बाद के दृश्य साझा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, हमारे लंबी दूरी के प्रतिबंधों ने कब्जाधारियों की सैन्य लॉजिस्टिक्स, तेल उद्योग और वायु रक्षा को निशाना बनाया। ये सब रूस के हमारे लोगों पर हमलों के जवाब में हुआ। मैं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, मानव रहित प्रणालियों, रक्षा खुफिया एजेंसी और विशेष अभियान बलों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मोर्चे से 300 किलोमीटर दूर सफलतापूर्वक काम किया। यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है उसे खुलेआम बताने में इतना आश्वस्त है, इसके पीछे एक वजह है। उसे पता है कि रूस क्रीमिया में फंसा है और पुतिन कुछ नहीं कर सकते। 21 जून को यूक्रेन के इतने अधिक हमलों से साफ है कि क्रीमिया की यूक्रेन द्वारा की गई लॉजिस्टिकल नाकेबंदी से निपटने में रूस के पास पर्याप्त समाधान नहीं है। चश्मदीद सैटेलाइट फायर डिटेक्शन और यूक्रेन की रिपोर्टिंग से हमें पूरी कहानी मिलती है। केर्च जलडमरू मध्य के दोनों ओर की सुविधाओं पर हमला हुआ, जिसमें क्रास्नोडार में समुद्री तेल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और केर्च में एक तेल डिपो शामिल है। पहली सुविधा का इस्तेमाल ईंधन को क्रीमिया और कब्जे वाले इलाकों में भेजने के लिए किया जाता है। ये चुश्का स्पिट पर है और रूस के प्रमुख लॉजिस्टिक हब्स में से एक है, जो काला सागर और अजोव सागर क्षेत्रों में कार्य करता है। कह सकते हैं क्रास्नोदार का पोर्ट काउकाज, क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन के कब्जाधारियों की आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। जहां तक बाद वाले की बात है, जलता हुआ तेल डिपो हमेशा पुतिन की सेना के लिए कम ईंधन का मतलब होता है। संभव है कि यूक्रेन ने IGAZ टर्मिनल, लिक्विफाइड गैस कॉम्प्लेक्स डिपो पर हमला कर ईंधन भी नष्ट किया हो। क्राइमियन विंड टेलीग्राम चैनल के अनुसार नासा की सैटेलाइट मॉनिटरिंग ने केर्च जलडमरू मध्य में थर्मल विसंगतियां स्थानीय समय 1 बजे शुरू होते देखी। थर्मल विसंगतियां का मतलब है विशाल और डरावनी आग जिससे बचना नामुमकिन है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक चश्मदीदों ने केर्च, बख्चिसराय, सेवास्तोपोल और सिम्फेरोपोल समेत कई इलाकों में धमाकों, ड्रोन और रूसी वायु रक्षा प्रणालियों की नाकाम कोशिशों की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर फुटेज फैलना शुरू हो गया है। क्राइमियन विंड चैनल द्वारा साझा की गई जानकारी के अलावा सेरही स्टेनेंको द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले के बाद केर्च बंदरगाह में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। हम आग, धुआं और यूक्रेन द्वारा लगाई भीषण आग के वीडियो देख सकते हैं। पुतिन के आक्रमण में ये अब आम हो गया है। जिस देश को रूस पर दूर से हमला करने में अक्षम माना जाता था, वह अब रोज ड्रोन से रूस की ऊर्जा संरचना और क्रीमिया की सप्लाई लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के लिए दो तरफा हमला बुरा था, पर यूक्रेन अब भी नहीं रुका। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की क्रास्नोदर टास्क फोर्स ने एक दिलचस्प टेलीग्राम पोस्ट की। 21 जून रात दुश्मन हमले के कारण केर्च फेरी क्रॉसिंग पर एक व्यक्ति की मौत हुई। केर्च फेरी क्रॉसिंग तेमरेयुग जिले में पनागिया फेरी पर हमला हुआ। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। रूस
स्पष्ट रूप से एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें यूक्रेन ने एक नागरिक फेरी पर हमला किया है, क्योंकि इस हमले के किसी भी सैन्य उद्देश्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन रूस झूठ बोल रहा है। फिर से, पनागिया कोई क्रूज फेरी नहीं है। जैसा कि यूनाइटेड 24 मीडिया ने खुलासा किया है, ये फेरी रूसी लॉजिस्टिक्स के लिए तब से और भी महत्वपूर्ण हो गई है जब से यूक्रेन के बार बार केर्च ब्रिज पर हमलों के कारण, जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है, पुतिन की सेना को उस जमीनी रास्ते का इस्तेमाल बंद करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन सोर्स विश्लेषकों ने पाया है कि इस फेरी का इस्तेमाल मुख्य भूमि रूस और क्रीमिया के बीच एयर डिफेंस मिसाइल के पुर्जे व सैन्य उपकरण लाने ले जाने में हुआ। जेलेंस्की की टास्क फोर्स चाहती है कि आप माने, यूक्रेन ने फेरी में किसी को बेरहमी से मारा। जो वे आपको नहीं बताते वह यह है कि यह फेरी एक सैन्य संसाधन थी और यूक्रेन ने इसे जोरदार तरीके से निशाना बनाया। फेरी हमले के बाद रूस ने घबराकर प्रतिक्रिया दी। पोर्ट काउकाज और केर्च के बीच सभी फेरी बंद है। रूसी अधिकारियों ने सेना को रोस्तोव ऑन डॉन, मिलिटोपोल, मारियोपोल और सिम्फेरोपोल होकर जाने वाले जमीनी रास्ते इस्तेमाल करने को कहा है। ये एक अच्छा विचार लगता है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पिछले कई हफ्तों से इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाले RR 280 हाईवे पर ड्रोन से तबाही मचा रहा है। रुको, यही यूक्रेन कर रहा है। पुतिन के चमचों से कहा गया कि कढ़ाई से निकलकर आग में कूदे, यानी उसी जमीनी रास्ते पर जाएं जिस पर यूक्रेन के ड्रोन हावी है। यह हताशा की चरम स्थिति है, जो दिखाता है कि रूस क्रीमिया के कब्जाधारियों को सप्लाई देने में बुरी तरह नाकाम है। पुतिन ने अहम जलमार्ग कटने पर सैनिकों को मौत के राजमार्ग पर भेजा, जहां यूक्रेन के ड्रोन कभी भी हमला कर सकते हैं, और रूस RR 280 पर अपने माल और रसद की सुरक्षा ज्यादा नहीं कर पाएगा। पहले से असुरक्षित वह सड़क, पूरा क्रीमिया और उसमें जाने वाले सभी लॉजिस्टिक रास्ते अब और बड़ा निशाना बन गए हैं। यूक्रेन ने 21 जून की छापेमारी में एक और अहम चीज को भी ध्वस्त कर दिया, और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां जिन्हें इसकी सुरक्षा करनी थी। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस SBU ने टेलीग्राम पोस्ट में सब कुछ उजागर किया। इसके अलावा SBU और SOU ने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के 4 रडार स्टेशन और 2 पेंटसीर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, जो सीधे क्रीमियन ब्रिज पर स्थित थे। एयर डिफेंस यूनिट्स उसी क्रॉसिंग के पास थी, जिसे यूक्रेन ने तुरंत निशाना बनाया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह हमलों के लिए एक बहुत ही समझदारी भरा और बहुस्तरीय तरीका है। पहले एयर डिफेंस हटाओ, फिर टारगेट्स पर हमला करो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। 3 और एयर डिफेंस सिस्टम्स के नुकसान के साथ, जिन्हें क्रीमिया और उसकी लॉजिस्टिक्स की सुरक्षा करनी थी, अब रूस को एक बहुत बड़ी समस्या के और भी बढ़ने का सामना करना पड़ रहा है, जो शुरुआत से ही इन सब चीज़ों को संभव बना रही है। रूस के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी होती जा रही है। इसका मतलब है कि क्रीमिया अब एक प्राय द्वीप से अलग थलग द्वीप में बदलता जा रहा है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही यूक्रेन का लक्ष्य है, और ये उस बेहतरीन योजना का हिस्सा है जिससे रूस बच नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, यह याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्ट में वापस जाने से पहले अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। रूस की सेनाएं कब्जे वाले यूक्रेन में पूरी तरह क्रीमिया पर निर्भर हैं। पुतिन के आक्रमण के दौरान रूस ने क्रीमिया के प्रायद्वीप होने की स्थिति का फायदा उठाकर यूक्रेन के अन्य हिस्सों में अपनी सेनाओं तक आपूर्ति पहुंचाई। अब स्थिति बदल रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव बताते हैं कि ये कैसे हो रहा है। वे कहते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया को द्वीप बना रहा है, जिससे रूसियों को अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे। फेडोरोव ने और कुछ नहीं कहा। शायद वे सरप्राइज बिगाड़ना नहीं चाहते थे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन क्रीमिया को पूरी तरह अलग थलग करने की पूरी कोशिश करे तो 3 स्पष्ट परिदृश्य बन सकते हैं। क्रीमिया रूस की सेना को जापोरिजिया के कब्जे वाले हिस्सों में आपूर्ति भेजता है। सैनिकों को राजधानी शहर की ओर बढ़ना है, और पुतिन ने कहा है कि रूस को गर्मियों के अंत तक उस पर कब्जा करना है। प्रगति पहले से ही धीमी है। हमले और तेज करने के बावजूद RBC यूक्रेन के अनुसार रूस जापोरिजिया में कोई खास प्रगति नहीं कर सका। पुतिन के समर्थकों के पास अपने नेता के लक्ष्य पूरे करने के लिए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय है, जो पहले ही असंभव लगता था।
अगर उन सेनाओं को क्रीमिया से काट दिया जाता है तो एक असंभव सा हमला पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। जापोरिजिया शहर टिकेगा। रूस को एक और साल झेलना होगा जिसमें वह गर्मी का लाभ नहीं उठा सका। फिर है खेरसॉन। आप पहले से ही जानते होंगे कि यह विशेष ओब्लास्ट पिछले कुछ हफ्तों से खबरों में रहा है। जून की शुरुआत में यूक्रेन ने चेरनोबिल ब्रिज पर ड्रोन हमला किया था जो खेरसॉन को क्रीमिया से जोड़ता है, और इसके बाद उसने उन वैकल्पिक पुलों पर भी हमला किया जिन्हें रूस ने अपनी रसद आपूर्ति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को द्वीप बनाने के एक और स्पष्ट परिणाम का संकेत है। रूस के लिए खेरसोन के कब्जे वाले क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में बनाए रखना वाकई में मुश्किल होने लगेगा। यूक्रेन ने 2022 में पुतिन की सेनाओं को ओब्लास्ट की राजधानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिम में रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमले हुए, जिससे वहां कब्जा रखना नामुमकिन हो गया। खेरसोन में जो हो रहा है वही रणनीति अब और बड़े स्तर पर लागू हो रही है। अल जजीरा के मुताबिक 2025 की गर्मियों तक रूस ने खेरसोन और जापोरिजिया के लगभग 3/4 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को अलग थलग करने से रूस के लिए उन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा जिन पर उसकी पकड़ पहले से ही कमजोर है। पुतिन को एक फैसला लेना पड़ेगा, या तो खेरसोन में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों से और सैनिक भेजे या फिर इसे यूक्रेन को सौंप दे। पुतिन के लिए इनमें से कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। यही हमें क्रीमिया को द्वीप बनाने के यूक्रेन के तीसरे अनपेक्षित परिणाम की ओर ले जाता है। अगर यूक्रेन क्रीमिया को पूरी तरह से अलग थलग करने में सक्षम हो जाता है और यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो पुतिन को एक और बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वे डोनबास में सैनिक भेजना जारी रखते हैं जो 1 साल से शांति वार्ता का केंद्र है? पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन वह क्षेत्र छोड़ दे और सैनिकों को सितंबर तक उसे हासिल करने का लगभग असंभव लक्ष्य दिया है, जिससे उनकी इच्छा स्पष्ट होती है। या पुतिन और सेनाएं व उपकरण क्रीमिया भेजते हैं जिससे उसकी रक्षा मजबूत होगी और अलग थलग पड़ने का असर कम होगा, लेकिन डोनबास में हमला कमजोर पड़ जाएगा और रूसी सेना की पिछली पंक्ति हवाई हमलों के लिए खुल जाएगी। फिर से इनमें से कोई भी अच्छा विकल्प नहीं है। किसी भी हाल में पुतिन उस क्षेत्र पर अपनी जो भी पकड़ वो समझते हैं वो भी खो देते हैं जिसे वो रूस का मानते हैं। यूक्रेन उसे फैसले के करीब ला रहा है। रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमलों के साथ यूक्रेन के ड्रोन ने क्रीमिया पर भी हमला किया। 21 जून को प्रायद्वीप पर पुतिन के कठपुतली गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव ने घोषणा की कि उसी दिन जब प्रायद्वीप के बड़े ईंधन डिपो में आग लगी, सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री निलंबित रहेगी। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। पुतिन को जल्द फैसला लेना होगा। और यही बात बाकी सब चीजों से ज्यादा यूक्रेन की क्रीमिया योजना को इतना बेहतरीन बनाती है। हम जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं उसमें यूक्रेन एक ऐसी योजना पर अमल कर रहा है जो मूल रूप से बहुत साधारण है, लेकिन इसे इतनी शानदार तरीके से लागू किया जा रहा है कि रूस के पास इससे बचने का कोई असली रास्ता नहीं बचता। पूर्व अमेरिकी सेना यूरोप कमांडर बेन हॉजेज इस योजना को संक्षेप में बताते हैं। क्राइमिया को युद्ध का केंद्र बताते हुए हॉजेस ने 27 मई के एक साक्षात्कार में यूक्रेन इन्फॉर्मर को बताया कि यूक्रेन क्या कर रहा है। मेरे लिए ये थोड़ा सरल है, लेकिन इसमें कुछ है। पहला चरण या क्राइमिया की आज़ादी की पहली सीढ़ी, उसे अलग थलग करना है, उस सड़क को काटना है जो झांको जाती है, पुल को नष्ट करना है, हॉजेस कहते हैं, और फिर जोड़ते हैं, और फिर नंबर 2। और यह आपके अच्छे सवाल के मूल बिंदु से जुड़ता है। रूसियों के लिए वहां टिके रहना और उसका इस्तेमाल करना नामुमकिन बना देना है। मेरा मतलब है अब यूक्रेन के पास क्राइमिया के हर वर्ग मीटर पर हमला करने की क्षमता है। आपके पास सटीक हमले करने की क्षमता है जो कहीं भी पहुंच सकते हैं, और इसमें कोई रहस्य नहीं है कि रूसियों की स्थिति कहाँ है, हवाई अड्डे कहाँ है, नौसेना कहाँ है, उनके पास जो भी रसद बची है सब कुछ वही है। आप लगातार हमला करें ताकि रूसियों को लगे कि वे वहां नहीं रह सकते। क्राइमिया में उन्हें कोई फायदा नहीं है। संक्षेप में यही यूक्रेन कर रहा है। क्राइमिया को अलग थलग करना कई मायनों में फायदेमंद है, क्योंकि इससे रूस के लिए खेरसोन और जापोरिजिया जैसे स्थान कहीं अधिक खतरनाक हो जाते हैं। क्राइमिया से उन क्षेत्रों तक आपूर्ति लाइनें कटने से पुतिन के कमजोर तरीके से सुसज्जित सैनिकों की मौतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, और इससे यूक्रेन को एक कमजोर रूसी मोर्चे पर जवाबी हमला करने के मौके भी मिलेंगे। असली लक्ष्य हमेशा
क्राइमिया को वापस लेना है। यूक्रेन सैनिक भेजने के बजाय इस दिशा में काम कर रहा है ताकि पुतिन के लिए क्राइमिया पर कब्जा रखना असंभव हो जाए। हॉजेस के अनुसार यूक्रेन को द्वीप के सभी प्रमुख सैन्य लक्ष्यों की जानकारी है। क्राइमिया की वायु रक्षा पर अभियान से लक्ष्यों को निशाना बनाना संभव होता है। अब यूक्रेन प्रायद्वीप के भीतर जाने और वहां से बाहर आने वाली रूसी रसद को तबाह कर रहा है, जिससे रूस गंभीर मुसीबत में है। एक एक करके आपूर्ति की कड़ियां कट रही है। 21 जून का हमला इस बात का उदाहरण है कि यूक्रेन ने एक और मार्ग को मौत का इलाका बना दिया है। जल्द ही क्रीमिया एक द्वीप की तरह अलग थलग हो जाएगा, जिससे पूरा प्रायद्वीप घेराबंदी में आ जाएगा और इसका रूस के यूक्रेन अभियान पर असर पड़ेगा। अब यूक्रेन को सिर्फ क्रीमिया पर दबाव बनाए नहीं रखना, बल्कि उसे बढ़ाना भी है। हमले की गति बढ़ानी होगी और यूरोमैदान प्रेस के मुताबिक यही हम पहले से देख रहे हैं। ये कहता है कि यूक्रेन की K2 यूनिट एक बेहतरीन उदाहरण देती है जब बात क्रीमिया को आपूर्ति देने वाले रसद मार्गों पर रूसी सप्लाई ट्रकों को नष्ट करने के अभियान की आती है। अप्रैल में उस यूनिट ने 258 हमले किए। मई में ये संख्या बढ़कर 344 हो गई। जून के मध्य तक उस यूनिट ने 215 वाहनों पर हमला किया, जिससे माह के अंत तक यह संख्या 400 से अधिक हो सकती है। लेकिन यहीं पर रूस के लिए पहले से ही भयावह स्थिति गंभीर हो जाती है। रूस को यह सब पहले से पता था और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। यूक्रेन की क्रीमिया के लिए योजनाओं में कोई बड़ा रहस्य नहीं था। देश ने 2025 का अधिकांश समय ड्रोन का इस्तेमाल करके क्रीमिया की वायु रक्षा और प्रायद्वीप पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने में बिताया। उसी साल यूक्रेन की मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन क्षमता तेजी से उभरी और इसकी खूब रिपोर्टिंग हुई। फ्योडोरोव बताते हैं कि उत्पादन बढ़ा है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने 2026 के पहले 4 महीनों में मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन के लिए पूरे 2025 में किए गए अनुबंधों की तुलना में 300% ज्यादा अनुबंध किए हैं। अगर उसने सब कुछ देख लिया था तो रूस यूक्रेन को क्यों नहीं रोक पाया? जवाब सीधा है, रूस के पास हवाई रक्षा प्रणाली नहीं है। 4 साल से अधिक युद्ध और यूक्रेनी अभियान में रूस को यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार 1437 हवाई रक्षा प्रणालियां गंवानी पड़ी है और ये संख्या अभी भी बढ़ रही है, जिससे अब रूस के पास बिखरी हुई हवाई रक्षा प्रणाली बची है। जब आप इसमें यह जोड़ते हैं कि ज्यादातर रूसी प्रणालियां पारंपरिक खतरों जैसे क्रूज मिसाइलों से निपटने के लिए बनाई गई थी, तो यह एक बड़ी तबाही का कारण बन जाता है। मध्यम और लंबी दूरी के ड्रोन इनमें से ज्यादातर प्रणालियों के लिए बुरा सपना है, क्योंकि ये इन्हें संभालने के लिए डिजाइन नहीं हुई। कई ड्रोन प्लास्टिक और प्लाईवुड जैसी मिश्रित सामग्री से बनने के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है। वे प्रणालियां जो लक्ष्यों को हीट सिग्नेचर के आधार पर ट्रैक करने के लिए डिजाइन की गई हैं, वे उन ड्रोन के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती जो उनके रडार पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्रीमियन शील्ड बिखर रही है और इससे भी बुरी बात यह है कि रूस इसे मजबूत करने के लिए जरूरी एयर डिफेंस नहीं खरीद सकता। 20 जून की रिपोर्ट में यूरोमैदान प्रेस ने ड्रोन कमांडर चार्जर से बात की। यूक्रेन की 413वीं अनमेन्ड सिस्टम्स रेजिमेंट के साथ काम करते हुए चार्जर कहते हैं कि रूस की सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि वो और एयर डिफेंस बनाने के लिए जरूरी माइक्रोचिप्स हासिल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये एक दुर्लभ संसाधन है, इसलिए ये बहुत महंगा है। चार्जर ने कहा, भले ही निर्माता को पैसे दे दे, माइक्रोचिप न होने से एयर डिफेंस तैयार नहीं होगा। उन्होंने कहा, ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो पैसे लेकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को कंट्रोल करने वाली माइक्रोचिप दे दे। ध्यान रखें कि रूस को भी उन मिसाइलों के लिए माइक्रोचिप्स की जरूरत है जिनका वह यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक को देने का मतलब दूसरे को वंचित करना है। इसकी कीमत क्रीमिया चुका रहा है। रूस के पास ड्रोन रोकने की और तकनीकें हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली सिग्नल को जाम कर सकती है ताकि ड्रोन अपने रास्ते से भटक जाएं, या वे ऐसा कर सकती हैं। यूक्रेन जिन ड्रोन का इस्तेमाल क्रीमिया को काटने के लिए कर रहा है, उनके खिलाफ तो जामिंग भी काम नहीं कर रही है। यूक्रेन के मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन सिर्फ रूसी पीछे के हिस्से को ही पहुंच योग्य नहीं बनाते। कई ड्रोन जैसे हॉर्नेट, जो 2026 की क्रीमिया अभियान में खास रहे, लक्ष्यों तक पहुंचने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। इससे जाम किए जा सकने वाले सिग्नल समीकरण से बाहर हो जाते हैं, जिससे रूस को अपने जर्जर होती जा रही
वायु रक्षा प्रणालियां पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें यूक्रेन ने पार कर हमला किया है। इसका मतलब है रूस के पास क्रीमिया रणनीति से बचाव के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। पुतिन और उनके साथी सब कुछ देख रहे हैं। यूक्रेन की कोशिशें कोई बड़ा रहस्य नहीं है जिससे रूस चौंके। सिद्धांत रूप में रक्षा आसान है। यूक्रेन के मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन बंद करो। यही चीज रूस के कब्जे वाले क्रीमिया को बचा सकती है, लेकिन रूस असफल है। पुतिन की सेना फंसी हुई है, फंदा गिर चुका है और चूहा जानता है समस्या क्या है, पर रास्ता नहीं है। घायल चूहा बस मरने का इंतजार कर सकता है। यही रूस की हालत क्रीमिया में है। देखना, इंतजार करना और उम्मीद करना कि उसकी अवैध कब्जा बच जाए। लेकिन वह चमत्कार नहीं होगा। क्रीमिया और आसपास अब सिर्फ ज्यादा मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन पहुंचेंगे। फंदा कस चुका है। रूस की जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है और जल्द वहां अंधेरा छा जाएगा। पुतिन का क्रीमिया खत्म होगा। युद्ध सिर्फ मोर्चे, जनशक्ति और हथियारों तक सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे दिमाग काम करता है। वे केंद्र जो प्रचार को नियंत्रित करते हैं और पूरी सेना को चलते रखते हैं। दुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर रूस के लिए वही है। मॉस्को क्षेत्र में स्थित यह केंद्र मोर्चे पर मौजूद कमांड और कंट्रोल केंद्रों से लेकर क्रेमलिन के उन प्रचार भरे संदेशों तक जो वह रूस और कब्जे वाले यूक्रेन के लोगों की आंखों और कानों तक पहुंचाता है, सबके लिए एक अहम केंद्र है। दुबना रूसी युद्ध मशीन के लिए अहम है। यूक्रेन ने इसे अभी अभी पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। पुतिन और उनके साथी जैसे ही धुआं उठता है और सैटेलाइट हब जलता है, घबराए हैं। यूक्रेन के हमले की पुष्टि 22 जून को हुई, जब यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की कि उसने 21 जून को और 21 से 22 जून की रात को डुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया था। यह यूक्रेन द्वारा एक बार फिर मॉस्को की वायु रक्षा प्रणाली को भेदना है और उसने यह सिर्फ एक ऐसे अहम लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए किया है जिसकी किसी ने भी क्रेमलिन में कल्पना नहीं की होगी। जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पोस्ट में डुबना सेंटर से उठते काले धुएं की तस्वीर साझा कर पुष्टि की कि यूक्रेनी बलों ने क्या किया। मॉस्को क्षेत्र के स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर डुबना पर हमला हुआ। बड़े पैमाने पर धुआं दिखा। दुश्मन के नुकसान का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, जनरल स्टाफ ने बताया। मौके पर ओपन सोर्स रिपोर्टरों से और जानकारी मिली। OSINT इंट्यूट एक्स अकाउंट ने हमले की तस्वीरें और धुएं का वीडियो भी साझा किया। पृष्ठभूमि में ऐसा लगता है कि हम वायु रक्षा प्रणालियों की आवाज सुन सकते हैं जो यूक्रेन द्वारा भेजे गए हथियारों को रोकने की कोशिश कर रही है। वे साफ तौर पर असफल रहे। अगर वे सफल होते तो एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट स्टेशन से धुआं नहीं उठ रहा होता। यूक्रेन ने यहाँ जो हासिल किया है वह रूस की अग्रिम पंक्ति की सेनाओं और क्रेमलिन की अपनी कहानी के जरिए लोगों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश, दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। इसे समझने के लिए हमें डुबना सेंटर को और गहराई से देखना होगा। इस सुविधा का वास्तव में काफी दिलचस्प इतिहास है और एक समय था जब इसका उपयोग एक अपेक्षाकृत निर्दोष उद्देश्य के लिए किया जाता था। यूनाइटेड 24 मीडिया का कहना है कि डुबना को रूस के सबसे बड़े सैटेलाइट टेलीपोर्ट्स में से एक माना जाता है, जो कि ग्राउंड बेस्ड हब होते हैं और जिनका उपयोग सैटेलाइट्स को स्थलीय संचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। इन हब्स की जरूरत सैटेलाइट टीवी के लिए होती है। डुबना की शुरुआत इसी काम के लिए हुई थी। 1980 में सोवियत संचार मंत्रालय द्वारा डुबना मॉस्को ओलंपिक से पहले बनाया गया था ताकि खेलों की लाइव फुटेज यूरोप और दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के टीवी स्टेशनों तक भेजी जा सके। यहाँ एक दुखद विडंबना है। ओलंपिक्स दुनिया भर के लोगों को राजनीति और नफरत से दूर दोस्ताना मुकाबले के लिए साथ लाते हैं। यही खेल भावना है, भले ही व्यवहार में हमेशा ना हो। डुबना रूस के लिए एक ऐसा साधन हो सकता था और होना भी चाहिए था जिसका इस्तेमाल वह एकता और बेहतर संवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता था। रूस में कई चीजों की तरह व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद इसका भी सैन्य दुरुपयोग हुआ है। यह विकृति ओलंपिक के तुरंत बाद शुरू हुई। हालांकि तब यह जरूरी नहीं था कि यह गलत थी। जब सोवियत संघ अपने अस्तित्व के अंतिम दशक में प्रवेश कर रहा था, तब क्रेमलिन ने डुबना का इस्तेमाल कई पश्चिमी शक्तियों के साथ सुरक्षित संचार चैनल स्थापित करने के लिए किया। इन वार्ताओं को
इस सैटेलाइट हब के जरिए संचालित किया गया होगा और संभव है कि इसने सोवियत संघ के बाद की रूस को अन्य शक्तियों के साथ संबंध बनाने में भी भूमिका निभाई हो। समय के साथ ये हब बड़ा हो गया है। शुरू में यह 2 बड़े एंटेना थे, लेकिन अब डुबना में 20 से अधिक विभिन्न आकार के एंटेना हैं जो रूस के 300 उपग्रहों वाले नेटवर्क के बड़े हिस्से की ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड ऑपरेशनों को संभालते हैं। उसकी विशालता मतलब है कि रूसी सेना डुबना का इस्तेमाल जरूर करेगी। आज हम यही देख रहे हैं। हालांकि इसका संचालन रूसी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनी करती है, जो एक नागरिक संस्था दिखती है, लेकिन डुबना का इस्तेमाल रूसी सेना करती है। ये रूस की रणनीतिक खुफिया और राष्ट्रीय रक्षा नेटवर्क दोनों से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में डुबना जैसे केंद्र रूस के कई कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को चलने में सक्षम बनाते हैं। ये सैटेलाइट हब रूस को ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW सिस्टम्स का इस्तेमाल करने में अहम भूमिका निभाता है। ये सब करते हुए भी ये अपने उद्देश्य को निभाता है, जिससे टेलीविजन स्टेशन ज्यादा लोगों तक प्रसारण कर सके। अब उन प्रसारणों में क्रेमलिन का प्रचार भरा हुआ है। इन्हें रूस और कब्जे वाले यूक्रेन में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन कारणों से डुबना रूस के लिए ड्यूल यूज सुविधा बना और यूक्रेन के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य बन गया। अब रूस के सैटेलाइट स्टेशन से धुआं उठ रहा है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि क्षति का आकलन जारी है। हम नहीं जानते इस हमले में कितने हताहत हुए या हुए भी या नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि यूक्रेन ने सैटेलाइट सेंटर में खास तौर पर क्या निशाना बनाया है। यह 1 या 2 एंटेना हो सकते हैं या फिर खुद स्टेशन का पूरा पावर बेस भी हो सकता है। समय के साथ यूक्रेन की ओर से और भी चीजें सामने आएंगी। रूस इस हमले को लेकर हैरान करने वाली हद तक मुखर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि रूसी समाचार एजेंसी टास ने हैरान करने वाली मात्रा में जानकारी दी है, जबकि आमतौर पर यह राज्य संचालित सेवा यूक्रेन के हमलों की खबरों को जितना हो सके उतना दबाकर रखने की कोशिश करती है। टास के अनुसार डुबना यूक्रेनी सेना के बड़े ड्रोन हमले की चपेट में आया। इसने दावा किया कि हमले के बाद भी टीवी सेवाएं बाधित नहीं हुई, लेकिन स्रोत की विश्वसनीयता संदेहास्पद है। टास का दावा है कि केंद्र के किसी कर्मचारी को यूक्रेन हमले में चोट नहीं आई। रूस दिखा रहा है कि डुबना में सब सामान्य है, लेकिन धुएं की तस्वीरें और वीडियो कुछ और ही बताते हैं। डुबना पर हमला हुआ था, इसका मतलब है उस पर फिर से हमला हो सकता है। अगर आप यूक्रेन के हमलों पर हमारी रिपोर्टें देख रहे हैं तो आपको इसका पैटर्न पता होगा। यूक्रेन शायद ही कभी एक लक्ष्य पर हमला करता है। जब यूक्रेन के ड्रोन उड़ान भरते हैं तो वे पूरे रूस और कब्जे वाले इलाकों में अलग अलग लक्ष्यों की ओर जाते हैं, और यही ठीक 21 जून से 22 जून के बीच हुआ। न्यूज स्काई के अनुसार यूक्रेनी बलों ने ड्रोन डुबना की ओर बढ़ने के दौरान कई लॉजिस्टिकल और ड्रोन हब्स पर हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन ने जापोरिजिया में वासिलिवका के पास एक पुल पर हमला किया, जो क्रीमिया को अलग थलग करने की कोशिश का हिस्सा था। उस पुल पर यातायात को निलंबित कर दिया गया है। उस हमले के साथ ही पोर्ट काउकाज पर भी हमला किया गया, जो रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र में है। यूक्रेन ने आपूर्ति और सैन्य उपकरण ले जाने वाली 2 फेरियों पर हमला किया। क्रीमिया ही फिर अंतिम लक्ष्य था। हमले केर्च जेल्डमरू मध्य के नोड्स पर हो रहे हैं, जिन्हें रूस केर्च ब्रिज बाईपास कर क्रीमिया में आपूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन ने ड्रोन नियंत्रण, ऑपरेटर प्रशिक्षण क्षेत्र और कब्जे के साथ रूस के बेलगोरोद में कई कमांड व पर्यवेक्षण बिंदुओं को निशाना बनाया। न्यूज स्काई के अनुसार रूस यूक्रेन के सुमी और खार्किव पर हमलों के समन्वय के लिए इन बिंदुओं का उपयोग करता है। 21 जून यूक्रेन के लिए व्यस्त दिन था। हालांकि अन्य हमले भी प्रभावशाली थे। खासकर क्रीमिया को अलग थलग करने वाले अभियान में डुबना ही सारी सुर्खियां बटोरता है। फिलहाल हम इस धारणा के तहत काम करेंगे कि यूक्रेन ने डुबना को बंद करने के लिए पर्याप्त नुकसान पहुंचाया है, भले ही वह सिर्फ अस्थायी रूप से ही क्यों ना हो। ये हमें एक स्पष्ट सवाल की ओर ले जाता है कि इन सब का यूक्रेन युद्ध के लिए क्या मतलब है। जवाब देने से पहले याद दिला दे, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर सामग्री पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, हम रोज नए वीडियो डालते हैं। डुबना पर हमला यूक्रेन व रूस के लिए क्या मायने रखता है, जाने।
हम यूक्रेन के ताज़ा संदेश से शुरू करेंगे। डुबना सैटेलाइट सेंटर मॉस्को ओब्लास्ट में है। इसे अजेय माना जाता है। डुबना मॉस्को की तरह एयर डिफेंस से घिरा है और मोर्चे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इसे ऐसा टारगेट माना जाता है जिसे ड्रोन से कभी निशाना नहीं बनाया जा सकता। कम से कम यही व्लादिमीर पुतिन ने सोचा था जब उन्होंने फरवरी 2022 में अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। और तब व्लादिमीर पुतिन सही थे। यूक्रेन के पास ऐसे हमले के लिए साधन नहीं थे। 2026 में यूक्रेन के पास अब वे साधन हैं और उसने मॉस्को पर लगातार हमला करने की क्षमता भी दिखा दी है, जबकि रूसी वायु रक्षा ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। डुबना हमले से रूस के सैटेलाइट हब में धुएं और अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन की नई आवाज के अनुसार रूस के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि वायु रक्षा ने 80 ड्रोन गिराए और हमले से मॉस्को के कई हवाई अड्डों पर 367 उड़ानें रद्द या विलंबित हुई। हम उन्हें परेशान कहते हैं क्योंकि हाल ही में सर्गेई सोब्यानिन को यूक्रेनी ड्रोन की चर्चा अधिक करनी पड़ी और पुतिन के करीबी होने का आनंद कम मिला। डुबना पर यूक्रेन के ड्रोन का हमला मॉस्को ओब्लास्ट पर हमलों के कई हालिया मामलों में से एक था। इससे एक हफ्ते से भी कम पहले 17 जून की रात से 18 जून की सुबह तक यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को की मुख्य तेल रिफाइनरी कापोतन्या पर हमला किया, जिसे रूसी अधिकारियों ने 2 वर्षों में सबसे बड़ा हमला बताया। हमला प्रभावी रहा। कापोतन्या में आग लगी और मॉस्को वासियों ने उन पर गिरती काली तेल की बारिश की शिकायत की। रूस कहता है कि ऐसी बारिश नहीं हुई, लेकिन जब हमले के फुटेज में एक तेल टैंक फटता दिखता है, शायद रूसी वायु रक्षा मिसाइल के कारण, तो यूक्रेन के हमले का असर झुठलाना मुश्किल है। तेल की बारिश हुई या नहीं, यूक्रेन ने 17 जून और फिर 21 जून को मॉस्को को संदेश भेजा। मॉस्को सिर्फ मारक दायरे में ही नहीं बल्कि एक सक्रिय लक्ष्य भी है और यही डुबना हमले के मुख्य बिंदुओं में से एक है। रूस की सुविधाओं को कितना भी नुकसान हुआ हो, यूक्रेन इन हमलों का इस्तेमाल मॉस्को वासियों को यह बताने के लिए कर रहा है कि पुतिन उनकी जमीन की रक्षा नहीं कर सकते। पूरे रूस में सबसे अधिक सुरक्षित ओब्लास्ट को एक ही हफ्ते में 2 बार जबरदस्त झटका लगा है और नुकसान भी हुआ है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। प्रचार यह नहीं दिखा सकता कि सब ठीक है जब मॉस्को के लोग रिफाइनरियों और सैटेलाइट हब्स से धुआं देख सकते हैं। वह धुआं साबित करता है कि यूक्रेन के पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाले हथियार है। ये सिर्फ डींग नहीं है, ये सच है। यूक्रेन बार बार इसे साबित कर रहा है। प्रचार की बात करें तो कुछ ही मिनटों में हम उस मोर्चे पर डुबना हमले के क्या मायने हो सकते हैं इस पर लौटेंगे। पहले इस हमले के सैन्य प्रभावों पर विचार जरूरी है। कमांड पोस्ट, ड्रोन केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ये डुबना के पूरी क्षमता से काम करने पर निर्भर हैं। इसलिए इस उपग्रह केंद्र के नुकसान से कब्जे वाले इलाकों में तैनात रूस की सेनाओं और यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। याद करें, हमने पहले डुबना के कई उपयोग बताए थे। ओलंपिक के बाद रूस ने इस सैटेलाइट से अन्य देशों के साथ सुरक्षित संचार शुरू किया। यह मानना उचित है कि यूक्रेन में कमांड और कंट्रोल सेंटर ऐसे चैनलों का लाभ ले रहे हैं, खासकर अब जब डुबना का आकार काफी बढ़ गया है। सुरक्षित संचार खोना रूस के लिए बुरा है। यही बात डुबना द्वारा प्रदान किए जाने वाले डेटा एकत्र करने की क्षमता खोने पर भी लागू होती है। एक कमांड और कंट्रोल सेंटर मूल रूप से एक ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग सेना महत्वपूर्ण प्रणालियों की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन के लिए करती है, जिसका मतलब है कि हर एक सेंटर एक केंद्रीय स्थान के रूप में काम करता है, जहां से कमांडर सैनिकों को निर्देशित कर सकते हैं और मोर्चे पर हमलों का समन्वय कर सकते हैं। इसके लिए संचार एन्क्रिप्टेड होना चाहिए ताकि दुश्मन संदेश इंटरसेप्ट न कर सके और कमांड सेंटर में डेटा निर्बाध रूप से पहुंचे, जिससे कमांडर को युद्ध क्षेत्र का बेहतर अवलोकन मिले। अगर डुबना गिरता है, जो बार बार हुए हमलों के बाद अब काफ़ी संभव है, क्योंकि यूक्रेन ये साबित कर चुका है कि वो सैटेलाइट हब को निशाना बना सकता है, तो रूसी सेना में अफरा तफरी मच जाएगी। फ्रंट लाइन पर हमलों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इसका नतीजा यह होगा कि रूस को उस युद्ध में और ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें देश पहले ही 1.39 मिलियन से ज्यादा लोगों को खो चुका है।
फिर ड्रोन की बात आती है। मॉस्को और यूक्रेन के अंदर कमांड नोड्स के बीच सैटेलाइट आधारित संचार खोने का मतलब ये भी है कि कमांडर अपने ड्रोन यूनिट्स को सही तरीके से निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें आदेश नहीं मिल रहे हैं। संभव है डूबना रूस के स्ट्राइक ड्रोन के सैटेलाइट नेविगेशन में मदद करता हो। न्यूज स्काई के अनुसार डूबना मानव रहित हवाई वाहनों के नियंत्रण में अहम है, इसलिए ये अनुमान सही है। यूक्रेन और रूस के खिलाफ उसकी शानदार ड्रोन रणनीति के बारे में जितनी भी बातें की गई है, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रूस भी ड्रोन का भारी इस्तेमाल करता है। मात्र मई में रूस ने यूक्रेन पर रिकॉर्ड 8,150 ड्रोन दागे, जिससे उसकी लंबी दूरी की मुहिम की तीव्रता झलकती है। और मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूस 2026 में 7.3 मिलियन FPV ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है, जो लगभग 20,000 यूनिट्स प्रतिदिन के बराबर है। कोई गलती मत कीजिए, रूसी ड्रोन यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर डूबना अस्थायी रूप से बंद है तो यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों को राहत मिलेगी। अगर रूसी ड्रोन यूनिट्स को कमांड और कंट्रोल सेंटर से जानकारी नहीं मिलेगी तो उन्हें हमलों में देरी करनी पड़ेगी। रूस के स्ट्राइक ड्रोन जो सैटेलाइट नेविगेशन पर निर्भर है, या तो उड़ नहीं पाएंगे या वायु रक्षा व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों से आसानी से रोके जा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की बात करें तो न्यूज स्काई के अनुसार डूबना रूस के लिए यूक्रेन में इन सिस्टम्स के उपयोग में अहम है। इस तरह की प्रणालियां आमतौर पर उस सैटेलाइट सिग्नल को जाम करके काम करती है जिसका इस्तेमाल विरोधी सिस्टम जैसे कि ड्रोन या मिसाइल कर रहे होते हैं। रूस को सैटेलाइट नेटवर्क की पहुंच चाहिए ताकि वो जामिंग सिग्नल भेज सके। रूस डाउनलिंक जैम का इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे सैटेलाइट सिग्नल रिसीवर तक पहुंचने से पहले बाधित हो जाता है, जैसा वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने बताया। अगर न्यूज स्काई सही है तो डूबना रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को जामिंग में सक्षम बना रहा है। अगर डूबना बंद हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा, और इसका मतलब है कि यूक्रेन के मिड रेंज ड्रोन खास तौर पर और भी ज्यादा घातक हो जाएंगे। वे ड्रोन यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन में रूस की लॉजिस्टिक्स को पीछे के इलाकों में नुकसान पहुंचाने के लिए तैनात है। RBC यूक्रेन के मुताबिक फ्रांसीसी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक क्लेमेंट मोलार्ड ने रूसी ट्रकों और परिवहन वाहनों पर 500 से अधिक हमलों की पुष्टि की है। 1 मई से 18 जून के बीच जिन सभी की पुष्टि वीडियो सबूतों के जरिए की गई थी। रूस के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम खोने से ऐसे और हमले होंगे जिससे यूक्रेन को क्रीमिया अलग थलग करने और फ्रंट लाइन की आपूर्ति बाधित करने में मदद मिलेगी। यह स्पष्ट है कि डूबना यूक्रेन का सैन्य लक्ष्य था। लेकिन अब चलिए कुछ और ज्यादा छुपे हुए खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमने बताया था कि डूबना रूस के राज्य नियंत्रित टीवी का प्रमुख सैटेलाइट हब है। इससे यह पूरे रूस में क्रेमलिन के प्रचार का अप्रत्यक्ष प्रसारक बन जाता है। राज्य नियंत्रित टीवी का उद्देश्य कहानी को नियंत्रित करना है, कम से कम पुतिन की नजर में। रूस में यह सबूत पुतिन के राष्ट्रपति बनने से पहले भी दिखा था। 1993 में रूस में तख्ता पलट की कोशिश ने मॉस्को के टेलीविजन केंद्र ओस्तांकिनो में चैनल 1 स्टेशन पर नियंत्रण को लेकर खूनी संघर्ष जन्म दिया। तख्ता पलट की कोशिश करने वाले तब वही जानते थे जो पुतिन अब जानते हैं। प्रसारण पर काबू का मतलब दिमागों पर काबू है। मार्लबोरो कॉलेज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार औसत रूसी प्रतिदिन लगभग 4 घंटे टेलीविजन देखता है, और पुतिन इस तथ्य का फायदा उठाकर रूसी राज्य टीवी का उपयोग अपने देश में युद्ध को सामान्य बनाने के लिए कर रहे हैं। इसमें से कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। हम सभी जानते हैं कि गलत सूचना क्रेमलिन के शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। यूक्रेन के लिए इससे कहीं अधिक चिंता की बात यह है कि रूस का प्रचार से भरा हुआ कार्यक्रम कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रसारित किया जा रहा है। यह युद्ध की शुरुआत से हो रहा है। दिसंबर 2022 में BBC मॉनिटरिंग विश्लेषण ने बताया कि रूस ने या तो मौजूदा चैनलों को अपनी तरह की खबरें चलाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, या जापोरिजिया और खेरसोन में नए चैनल बनाए। रूस ने TRK क्रिम क्षेत्रीय राज्य मीडिया कंपनी का भी इस्तेमाल किया है, जिसे रूस ने कब्जे वाले क्रीमिया में स्थापित किया था, ताकि वह ऐसे कार्यक्रम बना सके जिन्हें वह अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयुक्त मानता है। जून 2025 में
कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस ने एक हफ्ते में कब्जे वाले क्षेत्रों से 1000 से अधिक यूक्रेनी टेलीविजन तक पहुंच देने वाले उपकरण हटाए, जिससे सूचना क्षेत्र में अधिक प्रचार फैलाने का उद्देश्य था। रूस ने टीवी पैकेज जैसे रूस्की मीर लॉन्च किए हैं, जिसमें 20 क्रेमलिन संचालित राज्य चैनल, 11 मनोरंजन चैनल और 10 क्षेत्रीय चैनल यूक्रेन के कब्जे वाले ओब्लास्ट्स में शामिल है। इससे पता चलता है कि रूस सिर्फ यूक्रेन की सेना को नष्ट नहीं कर रहा, पुतिन देश की सांस्कृतिक रीढ़ पर निशाना साध रहे हैं। क्रेमलिन टेलीविजन के जरिए कब्जे वाले इलाकों में झूठी जानकारी फैलाकर उन्हें रूसीकरण करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वहां के लोग रूस के बताए घटनाक्रम पर विश्वास करने लगते हैं। ये तरीका ज्यादातर सैटेलाइट चैनलों पर निर्भर करता है। कोई भी बाधा जैसी डुबना में हुई थी, क्रेमलिन के कब्जे वाले इलाकों के लोगों की सोच बदलने की कोशिशों को विफल कर सकती है। यह 21 जून की सैन्य कार्रवाई से भी बढ़कर डुबना के जरिए यूक्रेन की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। अब जब यूक्रेन को पता चल गया है कि वह सैटेलाइट हब को निशाना बना सकता है, तो वह लगभग निश्चित रूप से फिर से कोशिश करेगा और आगे की हमलों के साथ हम धुएं और क्षति की अपुष्ट रिपोर्टों से कहीं अधिक देख सकते हैं। हम यूक्रेन में रूस के पूरे प्रचार नेटवर्क का विनाश देख सकते हैं। महीनों से यूक्रेन ने अधिकृत क्रीमिया के खिलाफ शानदार योजना चलाई है। मिडिल स्ट्राइक ड्रोन लगातार उड़ते हैं और प्रायद्वीप में जा रही रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमला करते हैं, और लंबी दूरी के ड्रोन खुद क्रीमिया के अंदर गहराई तक जाकर रूस द्वारा बनाई गई रक्षा व्यवस्था को तोड़ते हैं। क्रीमिया को अलग थलग कर युद्ध में फंसा दिया गया है, जबकि उसे केंद्र में होना था। अब यूक्रेन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। रूस को इसका पता है। पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन का डी-डे करीब है और रूस का सबसे बुरा सपना सच होने जा रहा है। लैंडिंग ऑपरेशन बहुत बड़ा होगा। पुतिन का जो भी विश्वास था कि क्रीमिया सुरक्षित है, वो अब खत्म हो गया है। अब रूस केवल यही कर सकता है कि वह जिसे अपरिहार्य मानता है उसके लिए बेतहाशा तैयारी करने की कोशिश करे। जैसे यूक्रेन क्रीमिया की योजनाएं छुपाता है, वैसे ही रूस की गतिविधियों से पुतिन का डी-डे जैसी घटना का डर झलकता है। 17 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो पलेटन्युक की टिप्पणियों की रिपोर्ट की। उन्होंने बताया कि रूस ने कब्जे वाले क्रीमिया के तटों पर रक्षा स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है। क्यों? पुतिन डरे हुए हैं कि यूक्रेन कब्जे वाले प्रायद्वीप को हमेशा के लिए रूस से छीनने के लिए एक जवाबी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। शायद इस काम को करने के लिए समुद्री लैंडिंग का इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त प्लेतन्युक बताते हैं कि रूस जिस क्रीमिया की तटरेखा के सबसे कमजोर हिस्सों को मानता है, उन्हें मजबूत किया जा रहा है, और वह जोड़ते हैं कि रूस समुद्री लैंडिंग की संभावना को एक बहुत ही वास्तविक समस्या मानता है, जिसका मुकाबला करना जरूरी है। दुश्मन इसे बिल्कुल वास्तविक खतरा मानता है। प्लेतन्युक ने कीव इंडिपेंडेंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि रूसियों ने क्राइमिया में उन इलाकों को सक्रिय रूप से मजबूत करना शुरू कर दिया है जो लैंडिंग के लिए कमजोर है, क्योंकि वे ऐसी संभावना पर विश्वास करते हैं। उन्होंने बताया कि रूस किस चीज से डर रहा है और उसकी वजह क्या है। समुद्री लैंडिंग की आशंका यूं ही नहीं पैदा हुई। प्लेतन्युक ने कहा, यूक्रेन की नौसेना इसी तरह के अभ्यास कर रही है, प्रशिक्षण जारी है, और यूक्रेन द्वारा किए गए विशेष अभियानों ने रूसी डर को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन लगातार सक्रिय हैं। यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य प्रायद्वीप को अलग थलग करना है, शायद ऐसे हमले की जमीन तैयार करना जिसकी कल्पना पुतिन ने अपने आक्रमण के वक्त नहीं की थी। रूस को डर है कि डी-डे पार्ट 2 आ सकता है। रूस इतना डरा क्यों है? अभी जिस यूक्रेनी प्रशिक्षण का हमने जिक्र किया, उसके अलावा पिछले कुछ महीनों में रूस को जो कुछ भी देखना पड़ा है, वही उसकी सैन्य उच्च कमान को यह विश्वास दिलाता है कि कुछ बड़ा क्रीमिया की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन लगातार एक अभियान चला रहा है जिससे क्रीमिया को सभी लॉजिस्टिक रास्तों से अलग किया जा रहा है, जो रूस को वहां सैनिकों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने में सक्षम बनाते हैं, और इस तरह प्रायद्वीप को एक द्वीप में बदल दिया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने कहा कि क्रीमिया को यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों और उस केर्च ब्रिज से
जो इस प्रायद्वीप को रूस से जोड़े रखता है, से अलग करने की उनकी योजना पूरी तरह से सही चल रही है। यह अलगाव उस प्रायद्वीप को द्वीप बना देगा जिसे पुतिन ने 2014 में यूक्रेन से छीना था, और इससे रूसियों के लिए अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। यूरो मैदान प्रेस ने रिपोर्ट किया कि फेडोरोव ने यह बात यूक्रेन के प्रेस चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कही। यूक्रेन के रक्षा मंत्री की बात भले अस्पष्ट हो, पर यह रूस को चेतावनी है। क्या उस चेतावनी का मतलब है कि एक उभयचर हमला होने वाला है? कहना मुश्किल है, लेकिन जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि यूक्रेन ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे ऐसा हमला संभव हो सके। पिछले हफ्तों में यूक्रेन के नए मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन क्रीमिया के लॉजिस्टिकल नेटवर्क पर कहर ढा रहे हैं। फ्योडोरोव के अनुसार यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इस अभियान की तैयारी में 2026 के पहले 4 महीनों में मिडल स्ट्राइक ड्रोन की खरीद पूरे 2025 की तुलना में 300% बढ़ा दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का कहना है कि संख्या इससे भी ज्यादा है और इसमें 500% की बढ़ोतरी हुई है। मई जून में मिडल स्ट्राइक ड्रोन की बढ़ोतरी ने क्रीमिया के खिलाफ अच्छे नतीजे दिए। मई के अंत से यूक्रेन ने रूस, दक्षिणी यूक्रेन और क्रीमिया को जोड़ने वाले मुख्य R280 हाईवे को नर्क बना दिया है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोडी का कहना है कि इन हमलों के बाद उस सड़क पर यातायात 71% घट गया है। जैसे जैसे R280 रूस के लिए बेकार हो रही है, यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों से प्रायद्वीप जाने वाले पुलों पर हमला शुरू कर दिया है। 9 जून के हमले के बाद पुल पर परिवहन बंद हो गया, जिससे यातायात को आर्मियांस्क और पेराकोप के वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ना पड़ा। हनीचेस्क और अरबाज-स्पिट को जोड़ने वाले पुल पर भी कई हमले दर्ज किए गए हैं, जो खेरसोन में है। साथ ही आर्मियांस्क में भी हमले हुए हैं, जिनका मकसद उन वैकल्पिक मार्गों में से एक को काटना था जिसे रूस ने बनाने की कोशिश की थी। 11 जून से पहले यूक्रेन ने रूस द्वारा आर्मियांस्क होते हुए क्रीमिया भेजे जा रहे 50 आपूर्ति ट्रक और ईंधन टैंकर नष्ट कर दिए थे। और यही बात है, इन सभी सड़कों को काट देने से ईंधन, भोजन, आपूर्ति और सैनिक क्रीमिया में नहीं पहुंच पाते। ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये एक समन्वित अभियान है जिसका लक्ष्य क्रीमिया को उन क्षेत्रों से काटना है जो रूस की मौजूदगी में मदद करते हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन के हमलों ने रूस की क्रीमिया आपूर्ति लाइनों में बार बार बाधा डाली, जिससे लगता है कि यह अभियान क्रीमिया में रूसियों को भूखा रखने के लिए है। लेकिन क्या इसमें और भी कुछ है? क्या हो अगर यूक्रेन सिर्फ अलग थलग करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि रूस के डर के मुताबिक एक समुद्री हमला करने की तैयारी कर रहा हो? ये रक्षा तैयारियों को समझाता है, लेकिन सवाल है कि यूक्रेन ऐसा कैसे करेगा? जल्द ही हम प्लातोनचुक की टिप्पणियों और यूक्रेन की योजनाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल की और भी वीडियोस देख सके। तो एक उभयचर लैंडिंग। अगर यूक्रेन क्रीमिया में डी-डे की कोशिश करे तो क्या होगा? हमने पहले भी देखा है कि यूक्रेन क्या योजना बना सकता है, उसके बस छोटे छोटे संकेत ही मिले हैं। अगस्त 2023 में यूक्रेनी बलों ने क्रीमियन प्रायद्वीप पर एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान में यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी शामिल थी, जिसने क्रीमिया में अपनी एक छोटी टुकड़ी को जलियान से मयाक और ओलानिउका के पास उतारा। इस अभियान में यूक्रेन के सैनिकों ने कम से कम 30 रूसी हताहत किए और 4 रूसी हाई स्पीड नावों को नुकसान पहुंचाया। फिर ऑपरेटिव्स प्रायद्वीप से निकल गए। उस समय यह अभियान अहम था, क्योंकि इसने दिखाया कि यूक्रेन क्रीमिया में सैनिक उतार सकता है, लेकिन अब यह एक खाका बन सकता है। फिर भी यह एक बहुत छोटा अभियान था। यह हमें दिखाता है कि यूक्रेन अंधेरे की आड़ में क्रीमिया में सैनिकों को चुपके से भेज सकता है, कुछ हताहत कर सकता है और फिर बाहर निकल सकता है। योजना है सैनिकों को धीरे धीरे भेजना ताकि वे घुसपैठ कर सके। ये कारगर रणनीति हो सकती है। क्रीमिया में तैनात रूसी बल ऐसी टुकड़ियों को वहां ज्यादा रुकने पर आसानी से परास्त कर सकते हैं। क्रीमियन प्रायद्वीप लगभग 26,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो काफी बड़ा क्षेत्र है। ये 4,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यूक्रेन के उस हिस्से से 5.5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, जिसे बीबीसी के मुताबिक 2025 में रूस ने यूक्रेन से छीना था। रूस ने क्रीमिया में
कितने सैनिक तैनात किए हैं ये पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि ताज़ा अनुमान पुतिन के आक्रमण से पहले के हैं। जुलाई 2020 में UKRI इन्फॉर्म ने रिपोर्ट किया था कि रूस ने प्रायद्वीप पर 32,500 सैनिक तैनात किए थे, जिनमें से 11,500 थल सेना के थे। ये संख्या क्रीमिया की भूमिका के कारण बढ़ या घट सकती है, क्योंकि वह कब्जे वाले यूक्रेन में सैनिक भेजने का मुख्य केंद्र है। फिर भी समुद्र के रास्ते उतरने वाले छोटे समूहों के लिए यह बहुत बड़ी संख्या में सैनिक है जिनका सामना करना होगा। रूस से क्रीमिया को पूरी तरह आजाद कराने के लिए यूक्रेन को एक बड़े पैमाने पर लैंडिंग की जरूरत होगी। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन 2023 में देखे गए छोटे स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे ग्रुप्स क्रीमिया के तट पर रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने और किलेबंदी तैयार करने के लिए तैनात हो सकते हैं, लेकिन वे अकेले क्रीमिया पर कब्जा नहीं कर सकते। प्लाटोनचुक भी ये मानते हैं। वह कहते हैं कि क्रीमिया पर किसी भी डी-डे जैसी लैंडिंग को एक बहुत बड़े और अधिक जटिल आक्रामक अभियान के हिस्से के रूप में अंजाम देना होगा, जिसमें संभवतः दक्षिणी कब्जे वाले क्षेत्रों के बड़े हिस्सों को मुक्त कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो क्रीमिया से जुड़े हुए हैं। हमने डी-डे का जिक्र पहले भी किया है, क्योंकि प्लाटोनचुक ने क्रीमिया पर लैंडिंग की तुलना इससे की थी। तो शायद हम डी-डे की ओर देख सकते हैं, ताकि हमें यह समझने में कुछ मदद मिल सके कि यूक्रेन को इस तरह की लैंडिंग संभव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। विशेष रूप से प्लाटोनचुक ओमाहा बीच पर हुए हमले का जिक्र करते हैं और इसे उस तरह की रक्षा व्यवस्था का उदाहरण बताते हैं जिसका सामना यूक्रेन को करना पड़ेगा। पानी में और उस तट पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों को, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन लैंडिंग के लिए करेगा, पार करना पड़ेगा। साथ ही उन जमीनी रक्षा व्यवस्थाओं को भी पार करना होगा जो सैनिकों की गति को धीमा करने के लिए बनाई गई है, जैसे कि कांटेदार तार और खाइयां। मशीन गन चौकियां और बंकर हमेशा यूक्रेनी सैनिकों पर गोलियां बरसाएंगे। साथ ही समुद्र से हमला करने का मतलब है कि यूक्रेन के पास हवाई रक्षा की ज्यादा व्यवस्था नहीं होगी, जिससे रूस की सेनाएं हवाई समर्थन ला सकेंगी। ओमाहा बीच पर नेशनल वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम के मुताबिक डी-डे लैंडिंग में करीब 1,60,000 मित्र सैनिक थे और ओमाहा पर 34,000 अमेरिकी जवान उतरे। पूरे ऑपरेशन में मित्र देशों को 10,300 से अधिक हताहतों का नुकसान हुआ, जिनमें से 2,400 ओमाहा बीच पर हुए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मित्र देशों ने डी-डे लैंडिंग में 7,000 नौसैनिक जहाज़ों का इस्तेमाल किया, जिनमें लगभग 4,000 लैंडिंग क्राफ्ट शामिल थे और साथ ही 12,000 विमान समर्थन के लिए तैनात किए गए थे। अगर क्रीमिया पर हमला करना कुछ वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वहां हुआ था, तो यूक्रेन के लिए यह एक समस्या है। यूक्रेन के पास कहने लायक नौसेना भी नहीं है। ग्लोबल फायर पावर, जो दुनिया भर की 145 सेनाओं की रैंकिंग करता है और जिसमें जनशक्ति से लेकर उपलब्ध संसाधनों तक सब कुछ आका जाता है, ऐसा कहता है। यूक्रेन की नौसेना में 169 जहाज है, जिनमें से अधिकांश गश्ती पोत हैं। उसी स्रोत के अनुसार यूक्रेन के पास 347 हवाई संसाधन है। इसलिए अगर यूक्रेन कब्जे वाले क्रीमिया पर समुद्री हमला करता है तो उसे डी-डे जैसी हवाई सहायता उपलब्ध नहीं होगी। तो यह विचार खारिज हो गया, है ना? जरूरी नहीं है। 2026 1944 से काफ़ी आगे है और इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास अपनी लैंडिंग की कोशिशों को अंजाम देने के ऐसे मौके हैं जो ओमाहा बीच पर देखे गए तरीकों से बहुत अलग हो सकते हैं। सबसे पहली बात, यूक्रेन को जमीन पर अपने सैनिक उतारने ही होंगे। प्लेटोनचुक खुद भी यही कहते हैं, जैसा कि वो बताते हैं कि बिना सैनिकों को प्रायद्वीप पर उतारे और उन्हें वहां टिकाए क्रीमिया को आज़ाद कराना नामुमकिन है। हालांकि डी-डे की बात यह है कि ये अब तक की सबसे बड़ी समुद्री लैंडिंग थी, जिसका मतलब है कि इसमें ओमाहा बीच से कहीं ज्यादा कुछ शामिल था। मित्र देशों ने फ्रांस में रास्ता बनाने के लिए 5 समुद्र तटों पर हमला किया। यूक्रेन को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वह फ्रांस से छोटा प्रायद्वीप वापस लेने की कोशिश कर रहा है। यह यूक्रेन के पक्ष में है। अगर रिपोर्ट्स सही हैं कि रूस ने क्रीमिया में करीब 32,500 सैनिक तैनात किए हैं, तो यह भी यूक्रेन के लिए फायदा है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को उतनी बड़ी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं है जितनी डी-डे के लिए जरूरी थी। साथ ही यूक्रेन की क्रीमिया को अलग थलग करने की रणनीति का मतलब है कि वहां तैनात सैनिकों की आपूर्ति काटी जा रही है और अगर यूक्रेन हमला करता है तो रूस के लिए रिजर्व सैनिकों को प्रायद्वीप में भेजना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन के पास ऐसी लैंडिंग के लिए सबसे बड़ा हथियार वे है
जिन्हें सैनिकों की जरूरत नहीं। ड्रोन ये खेल को बदल देते हैं। यूक्रेन के डी डे पर हवाई समर्थन हवाई जहाज़ों की जगह हजारों ड्रोन से मिल सकता है। सोचिए, ड्रोन की लगातार लहरें बंकरों और मशीन गन पोस्ट्स पर हमला कर रही हैं। फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स रक्षा तंत्रों से टकरा रहे हैं। यह यूक्रेनी सैनिकों के सामने हो रहा है, जो लैंड कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन लैंडिंग प्रयास से पहले एक के बाद एक ड्रोन की लहरें भेजकर समन्वय कर सकता है, जिससे रूसी रक्षा तंत्र टूट जाए, इससे पहले कि कोई भी सैनिक समुद्र तट पर पहुंचे। यूक्रेन के पास हर महीने करीब 5000 मीडियम और लॉन्ग रेंज ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता है, जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है। इस फायर पावर को उस रक्षा प्रणाली पर केंद्रित करना जिसे रूस क्रीमिया तट पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लैंडिंग को समर्थन देने में काफी मददगार हो सकता है। अगर समुद्री लैंडिंग की बात करें तो यूक्रेन के पास ओमाहा बीच जैसी कार्रवाई के लिए जरूरी लैंडिंग जहाज नहीं है। यूक्रेन के पास समुद्री ड्रोन हैं जो रूस के किसी भी युद्धपोत पर कामिकाजे हमला कर सकते हैं, अगर रूस यूक्रेन के हमले को रोकने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। ये ड्रोन रूसी नौसैनिक बारूदी सुरंगों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे यूक्रेन की नौकाओं को क्रीमिया तट पर सैनिक उतारने का रास्ता मिल सकता है। यूक्रेन फिर से इस तकनीक पर काम कर रहा है। टोलो का अंडर वाटर ड्रोन यूक्रेन में बना है, जो रूस की बारूदी सुरंगें हटाने या कामिकाजे ड्रोन को मार्गदर्शित करने में सक्षम है। यूक्रेन ने सी ट्राइडेंट ड्रोन विकसित किया है, जो 1000 किलोग्राम वारहेड ले जाकर बड़े जहाजों को डुबो या तटीय ढांचे को नष्ट कर सकता है। आरबीसी यूक्रेन के अनुसार यहाँ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का डी डे 1944 में जो हुआ था उससे बहुत अलग होगा। यूक्रेन ड्रोन से रूस की तटीय रक्षा सैनिकों के उतरने से पहले ही नष्ट कर सकता है, जिससे तैयारी हो सके। हालांकि ड्रोन सब कुछ नहीं कर सकते। जितना अधिक वे नष्ट करेंगे, खासकर क्रीमिया अलग थलग हो जाए, रूस की रक्षा उतनी ही कमजोर होगी, क्योंकि यहाँ ओमाहा बीच जैसी बड़ी लैंडिंग संभव नहीं। शायद ड्रोन का इस्तेमाल करके 2023 में देखी गई छोटी छोटी लैंडिंग जैसी कार्रवाइयाँ यूक्रेन के लिए क्रीमिया के भीतर और गहराई तक रास्ता बनाने के लिए काफी हो सकती है। यह मानना होगा कि यह यूक्रेन द्वारा क्रीमिया पर समुद्री हमले का आशावादी नजरिया है। यह अभियान कई चुनौतियों से भरा होगा, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ब्रांड के अनुसार क्रीमिया का लगभग 750 किलोमीटर समुद्री तट रूस मजबूत कर सकता है। हालांकि यह बड़ा समुद्री तट यूक्रेन को सैनिकों को लड़ाई में लाने के लिए भरपूर मौके देता है, लेकिन जब यूक्रेन के पास लैंडिंग शिप्स और हवाई ताकत की सीमित पहुंच है तो इसे कवर करना भी मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन समुद्री व जमीनी हमले मिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये भी जोखिम भरा है। ब्रांड के अनुसार क्रीमिया मुख्य भूमि यूक्रेन से एक संकीर्ण कुछ किलोमीटर चौड़ी पट्टी से जुड़ा है, जिसे रूस ने संभवतः अच्छी तरह किलेबंद किया है। अब यूक्रेन 2 मोर्चों वाले हमले पर विचार कर सकता है, खासकर अगर वह क्रीमिया को अलग थलग करने का अभियान जारी रखे। हाँ, ये तरीका हानिकारक होगा। इसमें यूक्रेन को हजारों सैनिक खोने पड़ सकते हैं। अगर रूस क्रीमिया में आपूर्ति या रिजर्व नहीं भेज पाया तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और यूक्रेन जीत सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन 2026 तक अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता को सालाना 7 मिलियन तक बढ़ा रहा है। तो क्रीमिया तट के लिए जिस ड्रोन प्रधान रणनीति की हमने चर्चा की थी, वही रणनीति उस छोटे से इलाके पर भी लागू की जा सकती है, जिसे पार करके यूक्रेन की जमीनी सेना को क्रीमिया में प्रवेश करना होगा। यूक्रेन रूस को माइकोलाइव ओब्लास्ट के खिम्बास स्पिट से बाहर निकालने के करीब है, जो काला सागर में है और क्रीमिया के पश्चिम में है। जब रूस ने उस स्पिट पर कब्जा किया था तो उसने उस जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन में ड्रोन भेजने के लिए किया था। खिम्बा स्पिट को वापस लेने से यूक्रेन को क्रीमिया पर दबाव डालने का मौका मिल सकता है, जिससे रूस की क्रीमिया रक्षा कमजोर होगी। फिर भी एक साधारण तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। क्रीमिया के खिलाफ एक उभयचर हमला या उभयचर और जमीनी हमले का संयोजन हजारों यूक्रेनी सैनिकों को रूसी फायरिंग लाइन में डाल देगा। इससे यूक्रेन को हमले पर ध्यान देना होगा, जिससे डोनबास जैसे क्षेत्रों में कमजोरियां हो सकती है, जिन्हें पुतिन रूस के वसंत और गर्मी के हमले में कब्जा करना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे कि क्रीमिया को वैसे वापस लेना असंभव है जैसा रूस को डर है कि यूक्रेन कर सकता है। यह समझदारी नहीं है, जबकि यूक्रेन दूसरी रणनीति भी अपना सकता है।
वह अलगाव की मुहिम, जो एक उभयचर लैंडिंग के लिए रास्ता बना सकती थी, उसकी जगह क्रीमिया के खिलाफ एक तरह की नाकाबंदी के रूप में काम आ सकती है। यूक्रेन ने पहले ही काला सागर बेड़े को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है कि उसे अपने क्रीमिया बेस से पीछे हटना पड़ा है और लॉजिस्टिक रास्तों पर हमलों के कारण ईंधन और आपूर्ति कट रही है, जिससे हम पहले से ही प्रायद्वीप पर दोनों की कमी देख रहे हैं। यूक्रेन ने पहले ही क्रीमिया को एक द्वीप में बदल दिया है, जैसा कि फ्योदरोव का दावा है, और यह एक ऐसा द्वीप है जिसे चारों ओर से युद्ध ने घेर रखा है। शायद यूक्रेन की सबसे अच्छी रणनीति यही है कि वह क्रीमिया और आसपास दूर से हमले जारी रखे, जिससे रूसी कब्जाधारियों की जिंदगी नर्क बन जाए और वे खुद वहां से चले जाएं। यूक्रेन के लिए वापसी के लिए मजबूर करना सबसे अच्छा तरीका है, और यही उसके दिमाग में भी है। कोई न कोई वजह जरूर है कि यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज को अब तक नष्ट नहीं किया है, और इसकी सबसे बड़ी संभावना यही है कि रूस के सैनिकों और लोगों के पास क्रीमिया से निकलने का रास्ता बना रहे। यूक्रेन कुछ भी करे, रूस साफ तौर पर चिंतित है। अगर उसे उभयचर हमला संभव नहीं लगता तो वह तटीय सुरक्षा मजबूत नहीं करता, लेकिन यूक्रेन के लिए ऐसा हमला जोखिम के साथ आता है, चाहे ड्रोन के शामिल होने से वह जोखिम कितना भी कम क्यों न हो। शायद रूस का इंतजार करना है, क्रीमिया को अलग थलग रखना है, प्रायद्वीप को संभालना असंभव बनाना है, और फिर ऐसी लैंडिंग करनी है जो डी डे जैसी न लगे, बल्कि विजेता सेना के आगमन जैसी लगे। समय बताएगा कि यूक्रेन क्या करेगा। अभी यूक्रेन रूस को क्रीमिया में भ्रमित और घबराया रखेगा। 2025 की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक लगभग 18 महीनों तक यूक्रेन में युद्ध शायद अभी भी रूस के पक्ष में ही था। हाँ, ये धीमा था और किसी भी हफ्ते में ज्यादातर खबरें यही होती थीं कि कहीं कोई गांव कब्जे में लिया गया या कहीं कोई पेड़ों की लाइन पर नियंत्रण कर लिया गया। आखिरकार रूस ने हर गुजरते हफ्ते के साथ जितनी जमीन पर कब्जा किया उसमें काफी कमी आ गई थी। फिर भी उन धीमी बरतों के महीनों ने मिलकर बड़ा फर्क डाला। एक के ऊपर एक अदृश्य छोटी जीतें जुड़ती हैं और नक्शे की लाइन मुड़ती है। यही युद्ध था। रूस ने दबाव बनाया, यूक्रेन ने रोकने के लिए संघर्ष किया और मोर्चा धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता गया। फिर मार्च 2026 में कुछ हुआ। कुल बढ़त अचानक रुक गई, और वो भी ऐसे नहीं कि बस बहुत धीमी हो गई हो जैसा हमने पहले देखा था, बल्कि असल में उल्टी दिशा में जाने लगी। कुछ क्षेत्रों में रूस ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन यूक्रेन ने अन्य क्षेत्रों में उससे भी ज्यादा वापसी कर ली। संख्या इस पर निर्भर करता है कि आप किस नक्शे पर भरोसा करते हैं। एक कहानी बयां करती है। ये मार्च में यूक्रेन के पक्ष में कुछ दर्जन वर्ग किलोमीटर से शुरू होकर अप्रैल में 100 से भी ज्यादा और मई में उससे भी बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अब हम मुख्य रूप से यही चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन रूस को कितना पीछे धकेल रहा है। इसका पहला कारण है खुद सेना। हम सैनिकों, मशीनों, ईंधन, गोला बारूद यानी सेना को लगातार मोर्चे पर भेजने की क्षमता की बात कर रहे हैं। दूसरा कारण उतना स्पष्ट नहीं पर उतना ही अहम है। क्रेमलिन के पास अब विश्वसनीय कहानियां खत्म हो गई हैं। 18 महीनों तक उनके पास हर असफलता की सफाई रहती थी। युद्ध तय समय पर चल रहा था। रूस की अर्थव्यवस्था आशाओं से कम थी, लेकिन तकनीकी रूप से बढ़ रही थी और प्रतिबंधों के बावजूद संघर्ष को चला रही थी। 2025 में रूस ने दावा किया कि यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि रूस को कम लाभ मिला और उसे अपने भंडार का ज्यादा उपयोग करना पड़ा। 2026 में हम जो देख रहे हैं वो क्षण है जब भौतिक भंडार और प्रचार दोनों में एक साथ कमजोरियां दिखने लगती हैं। टैंक खाली हो जाता है और उसका बहाना भी खत्म हो जाता है। मुख्य बात ध्यान रखने वाली ये है कि 2026 की शुरुआत का हमारा डेटा अलग अलग स्रोतों से है और संभव है कि वो यूक्रेन के पक्ष में झुका हो। सार्वजनिक ट्रैकर्स मात्रा पर सहमत नहीं हैं और सबसे संकीर्ण आंकड़ों में तो वे दिशा पर भी मुश्किल से सहमत होते हैं। रूस की रणनीति है कि पहले आगे बढ़ो, फिर मजबूती के लिए जल्दी अतिरिक्त सैनिक भेजो। अगर यूक्रेन उन जगहों को रूस के मुकाबले तेजी से वापस हासिल कर रहा है जहां रूस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और रूस उन्हें मजबूत नहीं कर पा रहा है, तो रूसी हमला अपनी ही शर्तों पर नाकाम हो रहा है। रूसी मीडिया नियंत्रण वाले इलाकों को कैसे दिखाता है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमला अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है और जो पक्ष रक्षा कर रहा था वही अब रफ्तार तय कर रहा है। मार्च में आप थोड़ा नजरें मिचमिचाकर उसे मौसमी कह सकते थे। जैसे ही आप मई के आंकड़ों तक पहुंचते हैं, मौसमी कहानी खत्म हो जाती है।
और संयोग से यहीं से हम शुरू करते हैं। पहला कारण है मौसम। नमी, बारिश, बर्फ, पिघलती हुई बर्फ भारी वाहनों के लिए जानलेवा हो सकती है। और यहाँ तक कि एक ऐसे युद्ध में भी जिसे ड्रोन और छोटी घुसपैठ टीमों ने परिभाषित किया है। बख्तरबंद वाहन अभी भी मायने रखते हैं और हर किसी को, चाहे वो ड्रोन ऑपरेटर हो या नहीं, फिर भी आपूर्ति पहुंचाई जानी होती है। पिछली सर्दी पिछले साल से ज्यादा ठंडी और नम थी, जिससे इस बार ज्यादा बर्फ गिरी। मार्च तक वो बर्फ पिघल गई और इससे एक वाकई में भयंकर कीचड़ का मौसम आ गया, जिसने यूक्रेनी और रूसी कच्ची सड़कों को दलदल जैसा बना दिया, जिससे हमला रुक सा गया। रूस की जीतने वाली चाल यहाँ ये थी कि उसने मौसम को दोषी ठहरा दिया। उनका कहना है कि किसी ने कोई गलत फैसला नहीं लिया, जमीन बस नरम हो गई। चाहे ये तथ्य हो कि पिछले साल भर से रूस ने ही आगे बढ़ने की रफ्तार तय की थी, लेकिन फिर हमें इन विरोधाभासों को देखना होगा। कीचड़ सिद्धांत कहता है कि मोर्चा थमा हुआ है, यूक्रेन आगे नहीं बढ़ रहा। अगर यही कहानी होती तो दोनों सेनाएं वहीं फंसी रहती और मौसम को कोसती। दोनों देशों ने दशकों तक एक जैसे इलाके में प्रशिक्षण लिया, क्योंकि यूक्रेन और रूस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों का मौसम लगभग समान है। मौसम असली है, ये रूस की रफ्तार धीमी करता है। ये उस पैटर्न की पहली मिसाल है जिसे आप बार बार देख सकते हैं। ये क्रेमलिन समर्थक व्याख्या रूस के रुकने का कारण बताती है, लेकिन रूस के जमीन खोने की वजह स्पष्ट नहीं करती। दूसरा कारण है पेड़ों की कतार, जो आमतौर पर देश के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। विशाल नीले आसमान के नीचे अनंत सुनहरे खेत। ये यूक्रेनी झंडे के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत है और यूक्रेन की भूमिका को एक प्रमुख गेहूं और अनाज उत्पादक और निर्यातक के रूप में दर्शाता है। उन खेतों के किनारों पर पेड़ों की कतारें होती हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से विंड ब्रेक कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इनके बिना हवा मिट्टी उड़ा लेती है और यूक्रेन यूरोप का अन्न भंडार नहीं रहता। वही विंड ब्रेक्स आगे बढ़ती पैदल सेना के लिए बेहतरीन छुपाव बन जाते हैं, जो ऊपर उड़ रहे ड्रोन से छुपने की कोशिश कर रही होती है। एक तरह से 1930 के दशक का मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम रूसी हमलावर समूहों को बिना देखे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। लेकिन 2024 में भी यूक्रेन ने आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ड्रोन को अस्थायी फ्लेम थ्रोवर से लैस कर विंड ब्रेक्स को जलाने और रूसी ठिकानों को उजागर करने के लिए। हालांकि 2026 में यूक्रेन के द्वारा छुपाव हटाने के प्रयासों का पैमाना स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका कोई भी स्तर रूस के उन गिने चुने फायदों में से एक को खत्म करने के लिए काफी हो सकता है, जो उसे घनी आबादी वाले इलाकों के बीच में मूवमेंट करते समय मिलते हैं। यहाँ भी एक पक्ष है जहाँ रूस का ठहराव समझ नहीं आती। जली हुई पेड़ों की कतारें रूसी पैदल सेना को रोक सकती हैं, लेकिन इससे यूक्रेन के लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छुपाव दोनों के लिए फायदेमंद है। जो हमें तीसरे कारण तक ले आता है, वही जिसमें वास्तव में गति बदल गई थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्टारलिंक। अब रूसी सैनिकों ने फ्रंटलाइन पर तस्करी और कब्जा किए स्टारलिंक टर्मिनलों से वही सैटेलाइट इंटरनेट चलाया जिसने 2022 से यूक्रेन को जोड़े रखा। रूस को ये टर्मिनल नहीं मिलने चाहिए थे, क्योंकि स्पेसएक्स रूस में बेचता नहीं है, लेकिन फरवरी 2026 की शुरुआत में ये बदल गया। एलन मस्क और यूक्रेन के नवनियुक्त रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव की बातचीत के बाद स्पेसएक्स ने रूस की अनधिकृत पहुंच बंद करने के कदम उठाए। यूक्रेन ने अपने टर्मिनलों की व्हाइट लिस्ट सौंपी, जबकि कब्जे वाले क्षेत्रों में बाकी सब बंद रहे। मस्क ने पोस्ट कर बताया कि रूस के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के कदम कारगर रहे और पूछा कि क्या और कुछ करना चाहिए। इसका असर तुरंत दिखा और यहीं से प्रचार का सिलसिला तेज हो जाता है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि हमले लगभग रातों रात रुक गए। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने कहा कि इससे रूस की सैन्य संचार व्यवस्था ढह सकती है। पेंटागन के अनुसार टर्मिनल निष्क्रिय होने के बाद यूक्रेन ने करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस लिया, जो 2023 के बाद कीव की पहली बड़ी उपलब्धि थी। अब इसे क्रेमलिन के उस बयान से तुलना करें जिसमें महीनों से कहा गया कि रूसी सैनिकों ने स्टारलिंक नहीं इस्तेमाल किया या उनकी पहुंच नहीं थी। ये दावा पूरी तरह विश्वसनीय नहीं था। जैसे ही टर्मिनल बंद हुए और हमला रुका, ये दावा असंभव हो गया। आप एक साथ ये जोर नहीं दे सकते कि आपकी सेना किसी चीज पर निर्भर नहीं है और फिर जैसे ही वो चीज छिन जाती है, आपकी सेना साफ तौर पर ठप पड़ जाती है। मॉस्को के लिए सफाई की कहानी असली समस्या से भी बदतर है। रूस ने इसका हल अपने सैटेलाइट नेटवर्क रेस्वेद से निकाला है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार ये 2027 तक शुरू हो सकता है, लेकिन गणित में समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नेटवर्क को भरोसेमंद बनाने के लिए कम से कम 250 सैटेलाइट्स चाहिए।
जून 2026 तक रासवेद के पास कक्षा में 16 सैटेलाइट्स थे। एक खो गया और प्रोग्राम तय समय से पीछे है। स्पेसएक्स 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट संचालित करता है। तो क्रेमलिन की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि इसका विकल्प आ रहा है, उसमें भी सिर्फ 2027 की समय सीमा बताई गई है। इसका मतलब है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को कमांड और कंट्रोल की समस्याएं और लंबी खिंचती नजर आ रही हैं। 2027 तक, और वो भी एक आशावादी अनुमान है। फैक्टर 4 भी उसी समय आता है और रूस के लिए ये दोहरा झटका है। जो हैरानी की बात है कि रूस ने खुद ही दिया है, टेलीग्राम। स्टारलिंक टर्मिनल्स बंद होते ही क्रेमलिन के इंटरनेट सेंसर रोसकोमनाडज़ोर ने टेलीग्राम की कार्यक्षमता सीमित करना शुरू किया। ये राजनीतिक फैसला था, सैन्य नहीं। टेलीग्राम वो जगह है जहां रूसी अपनी शिकायतें साझा करते हैं, जहां असंतोष फैलता है और जहां प्रदर्शनकारी तक संगठित हो सकते हैं। थ्रॉटलिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कर कहानी नियंत्रित करने का तरीका था, लेकिन समस्या थी कि रूसी सैनिक भी टेलीग्राम पर ही समन्वय करते थे। आक्रमणकारी सेना ने इंटरनेट खोते ही वो प्लेटफॉर्म भी खो दिया जिस पर कई सैनिक संचार करते थे। इसके बजाय रूस ने अपने सरकारी समर्थन वाले विकल्प को बढ़ावा दिया, जिसे मैक्स कहा जाता है। लेकिन जहां इसे शुरू में 2025 के अंत में प्रचारित किया गया था, वहीं 2026 तक इस ऐप में गंभीर सुरक्षा समस्याएं पाई गईं। इससे सरकार को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए टेलीग्राम की सिफारिश करनी पड़ी। जून 2026 में भी ये तय नहीं हुआ कि सैनिक संचार के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करें। इसी बीच स्टारलिंक काम नहीं करता और उसका विकल्प भी तैयार नहीं है। यहाँ सैनिकों को थकाना और कहानी अलग नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे युद्ध बिगड़ता है, आम रूसी लोगों में असंतोष बढ़ता है। असंतोष बढ़ने पर क्रेमलिन को उन प्लेटफॉर्मों पर सख्ती करने की और वजह मिलती है जहां असंतोष है। पर प्लेटफॉर्मों पर सख्ती से सेना की संचार व्यवस्था कमजोर होती है, जिससे युद्ध मैदान और बुरा दिखता है और असंतोष बढ़ता है। पांचवा कारण सबसे दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ किस्मत से ज्यादा गहराई दिखाता है। रेलवे हड़तालें। हमें थोड़ी देर के लिए मोर्चे से पीछे हटना होगा, क्योंकि रूस को हराने की रणनीति खाई की रेखा नहीं, आपूर्ति लाइन पर केंद्रित रही है। अगर वहां मौजूद सैनिकों को ईंधन, गोले और खाना नहीं मिल रहा है, तो असली मोर्चे पर जो कुछ भी हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता। मोर्चे पर रूस की बढ़त आपूर्ति समस्या को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब सामान और दूर भेजना पड़ता है। बस सेना को भूखा रखना है और मोर्चा खुद टूट जाएगा। यूक्रेन की इस रणनीति को लागू करने की क्षमता ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। इतनी दूर तक विनाशकारी मारक क्षमता पहुंचाना ऐतिहासिक रूप से महाशक्तियों का विशेषाधिकार रहा है, न कि आक्रमण झेल रहे देश का। यूक्रेन ने पिछले 4 सालों में कुछ गहरे हमले किए, लेकिन ये एक बार की घटनाएं थीं, कोई लगातार अभियान नहीं था। अब ये बात शायद सच नहीं रही और यही असली कहानी है। हाल के महीनों में रेलवे, जंक्शन और लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर हमलों की गति तेजी से बढ़ी है। यूक्रेन ने ये कैसे किया साफ नहीं है। इसका मुख्य कारण ड्रोन हैं, जिनके बारे में अभी बहुत कुछ अज्ञात है। एक विश्वसनीय अनुमान यह है कि यूक्रेन ने रूस की फाइबर ऑप्टिक ड्रोन में बढ़त को कम कर दिया, जो जैम प्रूफ वायर गाइडेड प्रकार के होते हैं और जिनकी वजह से रूस गहरे ग्रे जोन में हावी था। इस बढ़त को पलटने से यूक्रेनी सिस्टम रूसी कब्जे वाले इलाकों में काफी अंदर तक पहुंचने लगे, चाहे जो भी मॉडल इस्तेमाल हो रहे हों, और हर हफ्ते एक नया मॉडल सामने आ रहा है। यूक्रेन ने लगातार तरीके से मोर्चे के पीछे गहराई तक तबाही पहुंचाने का तरीका खोज लिया है और इसका असर अब मोर्चे पर दिखने लगा है। सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसा मामला है जिसे क्रेमलिन आसानी से कहानी गढ़कर टाल नहीं सकता, क्योंकि जब रेल लाइन कट जाती है तो उसे छुपाया नहीं जा सकता, खासकर जब उन पर चलने वाली ट्रेनें चल ही नहीं रही हों। छठा कारण वही तर्क है जो रूस के सैन्य औद्योगिक आधार पर लंबी दूरी के हमलों में बदल रहा है। यहाँ समस्या ये रही है कि हथियार कारखाने मोर्चे से दूर मजबूत इमारतों और वायु रक्षा के पीछे हैं। निशाना बनाने के लिए ऐसी चीज चाहिए जो दूर तक उड़ सके, असली पेलोड ले जाए और सफर में सलामत रहे। 2 चीजें बदली हैं। रूसी वायु रक्षा 1 साल से कमजोर हो रही है और यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना लिया है जो इतनी दूर उड़ सकता है कि उन्हें तबाह कर सके। बर्ड फ्लेमिंगो या FPFP-5 यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट की बनाई हुई है। इसका नाम पहली लॉन्च पर फ्लेमिंगो पिंक रंग के कारण पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मॉडिफाइड ड्रोन नहीं है, ये एक भारी क्रूज मिसाइल है जो रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1150 किलोग्राम का वारहेड लेकर करीब 3000 किलोमीटर तक जा सकती है।
ये लंबी दूरी के ड्रोन और मिनी क्रूज मिसाइलों की तुलना में कई गुना ज्यादा विस्फोटक है, जिनका यूक्रेन अब तक इस्तेमाल कर रहा था, जो अक्सर केवल कुछ दर्जन किलोग्राम ही ले जाते थे। फ्लेमिंगो हमलों में वोदकिंस्क मशीन निर्माण संयंत्र और रूस के मिसाइल व आर्टिलरी निदेशालय के बड़े शस्त्रागार जैसे लक्ष्य शामिल हैं, यानी वही मजबूत फैक्ट्री और गोदाम के लक्ष्य जो 1 साल पहले यूक्रेन से दूर थे। रूस के उत्पादन पर असर का पता लगाना मुश्किल है और इस बार प्रचार की समस्या क्रेमलिन के पक्ष में है। हमले के बाद कारखाना नाटकीय आग का गोला नहीं बनता जिससे फिल्माकर पोस्ट कर सकें, इसलिए युद्ध क्षति का आकलन और कठिन हो जाता है। अगर आप यूक्रेन के ड्रोन FPV-5 के बारे में जानना चाहते हैं तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन यूक्रेन के नए ड्रोन मॉडलों पर वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन फैक्टर 7 अक्सर आग और तबाही लाता है। हम रूस के तेल उद्योग और निर्यात की बात कर रहे हैं, जिसमें कहानी यूक्रेन के पक्ष में है। याद दिला दूं, ये युद्ध सोवियत संघ के पतन के बाद से रूसी राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय उपक्रम बन गया है। 2022 से 2026 के बीच रूस ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ सैन्य बजट बनाए हैं, जो सभी सरकारी खर्चों का 40% तक पहुंच गया है, और ये तो सिर्फ सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई फंडिंग के लिए था। तो कहा जा सकता है कि अगर रूस आए और सैनिकों का वेतन देने या गोले बनाने की क्षमता खो देता है तो वो युद्ध सीधे हारे बिना ही छोड़ सकता है। तेल रिफाइनरियों, निर्यात बंदरगाहों और शैडो फ्लीट टैंकरों पर हमले सीधे उस आय को प्रभावित करते हैं। रूसी वायु रक्षा प्रणाली की खराब स्थिति के कारण अभियान महीनों से चल रहा है और मास्को की स्थिति बिगड़ रही है। अप्रैल 2026 में यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना पर कम से कम 21 बार हमला किया और रूसी रिफाइनरी उत्पादन दिसंबर 2009 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया। ये 16 साल का सबसे निचला स्तर था, जो ड्रोन की वजह से हुआ। देखिए प्रचार तंत्र ने क्या किया। ईंधन उत्पादन घटने पर मॉस्को ने 2024 में इसके आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया। डेटा हटाते ही कहानी खत्म हो जाती है। गिरावट इतनी बड़ी थी कि रोस्टैट का सूचकांक भी इसे छुपा नहीं सका, क्योंकि एक महीने में तेल उत्पादों का उत्पादन 9% से ज्यादा गिरा। फिर निर्यात पर पाबंदियां लगी। रूस ने पेट्रोल और जेट ईंधन के निर्यात पर घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध लगाया। ध्यान दें, ईंधन की गारंटी के लिए निर्यात रोकना उसी कमी को चुपचाप मानना है जिसे आधिकारिक तौर पर नकारा जाता है। आमतौर पर आप उस चीज की जल्दी नहीं करते जो आपके पास है और बना सकते हैं। तेल की गिरावट भी इसी कारण है, क्योंकि पैसा ही लोगों को खरीदता है। कम राजस्व के साथ क्रेमलिन को भर्ती में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और भर्ती ही वो दूसरी आधी कड़ी है जो इस युद्ध का फैसला करती है। रूस के वित्त मंत्रालय और क्षेत्रीय बजट डेटा के स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार इस साल पहली तिमाही में भर्ती पिछले साल की तुलना में करीब 20% घटकर लगभग 70,000 नए अनुबंधित सैनिकों पर आ गई। लेकिन रूसी अधिकारियों ने, जिनमें रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि भर्ती योजना से आगे चल रही है, और इसी अवधि में रूस भर के क्षेत्रों ने चुपचाप अपने साइन ऑन बोनस को रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ा दिया है, जो औसतन लगभग 1.5 मिलियन रूबल यानी लगभग $21,000 है। अगर भर्ती सच में योजना के अनुसार होती तो इनाम बार बार नहीं बढ़ाना पड़ता। बोनस वही सच्चाई है जो प्रेस रिलीज नहीं बताएगी। आधिकारिक कहानी ऊपर बढ़ती है, जबकि नीचे की प्रोत्साहन संरचना इसका उल्टा कहती है। इसकी तुलना नुकसानों से करें, लेकिन ध्यान दें कि हताहतों के आंकड़े मुख्यतः यूक्रेनी या उनके समर्थकों से आते हैं, और इन्हें दावे की तरह देखें, न कि पक्के तथ्य माने। 2026 की शुरुआत तक 13 लाख से अधिक हताहतों के साथ रूस जितनी तेजी से सैनिक भर्ती कर रहा है, उससे भी तेजी से उन्हें खो भी रहा है। फरवरी 2026 के लिए हताहतों की संख्या लगभग 40,000 सैनिकों की आंकी गई थी, जबकि भर्ती केवल 35,000 मानी गई थी। ये 12.5% की कमी है, जो कि उस देश के लिए बहुत अधिक है जो ये दावा कर रहा है कि वो युद्ध जीत रहा है। यहाँ तक कि अगर हम इन खास आंकड़ों को भी अलग रख दें तो भी मूल तर्क यही है कि आक्रमण करने वाली सेना को रक्षा करने वाली सेना की तुलना में कहीं ज्यादा जनशक्ति की जरूरत होती है। जनशक्ति के आंकड़ों के अनुसार रूस ने यूक्रेन में केवल 1,90,000 सैनिकों से शुरुआत की थी। 2025 तक यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस के लगभग 6 लाख सैनिक तैनात थे। और यहाँ भी एक बड़ा अंतर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने सुझाव दिया था कि यूक्रेन के 8,80,000 तैनात सैनिक थे। तो 2025 की शुरुआत में भी रूस ने जो जनशक्ति में बढ़त थी वो खो दी थी।
और इसमें तो तकनीकी विकास और पहुंच में अंतर को गिना भी नहीं गया है। 2025 में रूस ने जितने सैनिक भर्ती किए उससे अधिक सैनिक गवा दिए। ज्यादातर विश्वसनीय अनुमान बताते हैं कि रूस ने 4,15,000 सैनिक खो दिए, जबकि भर्ती का आंकड़ा 4,09,000 था। हालांकि ये एक मामूली नुकसान है, लेकिन इससे ये धारणा टूट जाती है कि रूस वास्तव में यूक्रेन के खिलाफ ज्यादा सैनिक इकट्ठा कर रहा है और व्यापक संघर्ष में जीत रहा है। यूक्रेन की प्रमुख उपलब्धियां असली हवाई नियंत्रण से समझी जा सकती हैं, जिसमें ड्रोन की श्रेष्ठता, गहरे हमले और संचार का ध्वस्त होना शामिल है। ये यूक्रेन के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 4 साल से क्रेमलिन कह रहा है कि मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं और रूसी जनता को इस विशेष सैन्य अभियान का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने देश में अधिक संख्या में सेना होने के साथ साथ हवाई श्रेष्ठता की झलक हासिल कर ली है, तो इसका मतलब है कि रूस दोनों मोर्चों पर विफल हो रहा है। अब असल में ये सब कहां जा रहा है? मई के आंकड़े खास नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने सिर्फ 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस हासिल किया है, लेकिन पैमाना और संदर्भ अहम है। सितंबर 2022 में खार्किव जवाबी हमले के दौरान यूक्रेन ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस ले लिया था। यहां तक कि 2023 की गर्मियों का जवाबी हमला, जिसे अब एक निराशा के रूप में याद किया जाता है, जून में लगभग 377 वर्ग किलोमीटर और जुलाई में 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस लिया गया था, इससे पहले कि ये सितंबर तक 2 वर्ग किलोमीटर से भी कम पर आ जाएं। इस हमले ने यूक्रेन को सबसे बड़ा फायदा समय का दिया। पहला फायदा यह है कि अगर रूस फिर से पहल करता है तो उसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। लेकिन एक और दिलचस्प फायदा है। मजबूत रक्षा पंक्ति बीमा पॉलिसी जैसी होती है, जो व्यवहार बदल देती है। ये यूक्रेन को आक्रामक रणनीति में वे जोखिम लेने की अनुमति देता है, जो वो सामान्यतः नहीं ले सकता था, क्योंकि अब अगर हमला विफल भी हो जाए तो उसका नतीजा विनाशकारी नहीं होगा। असल में यही एक शांत कारण था कि 2023 का आक्रामक अभियान धीमा पड़ गया। कीव ने कभी पूरी तरह से प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, क्योंकि अगर वो विफल हो जाता तो उसके नीचे कोई मजबूत सुरक्षा जाल नहीं था। एक और अंतिम परिणाम है जिस पर विचार करना चाहिए, जो वार्ता की मेज से जुड़ा है। यूक्रेन की लगातार सफलता सौदेबाजी के अंतर को कम कर सकती है, जिससे युद्ध लंबा चला। अगर रूस के पास डोनबास पर कब्जा करने का विश्वसनीय सैन्य रास्ता नहीं है, तो वो इसकी मांग नहीं कर सकता। ये बदले में इस संभावना को कम कर देता है कि यूक्रेन द्वारा डोनबास को छोड़ने से रूस को बस फिर से संगठित होकर कुछ वर्षों में संघर्ष जारी रखने का मौका मिल जाएगा। रूस लुहांस्क पर पूर्ण नियंत्रण में है। ये घोषणा रूसी रक्षा मंत्रालय ने 1 अप्रैल को की, जब उसने दिखाया कि यूक्रेन ने एक अहम क्षेत्र गंवाया है। लुहांस्क रूस के मुताबिक उतना नियंत्रित नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ अजीब हो रहा है। रूस की सेनाओं को लग रहा है जैसे वे टर्मिनेटर फिल्म में हैं। लुहांस्क का आसमान अब रूस नहीं, यूक्रेन का है। लुहांस्क में लोहे की ये मशीनें पुतिन की सेनाओं के लिए घातक साबित हो रही हैं और जल्द ही यूक्रेन की किस्मत बदलती दिखेगी। यूक्रेन की तीसरी सेना कोर के पास लुहांस्क पर रूस के नियंत्रण पर कहने को बहुत कुछ है। टेलीग्राम पर कोर ने रूस के दावों को तुरंत खारिज किया और कहा कि उसने एक ऑपरेशन किया जिससे लुहांस्क पर रूस की कमजोर पकड़ साबित होती है। दुश्मन के लुहांस्क क्षेत्र पर कब्जे के दावे के जवाब में हम लुहांस्क और पूर्वी स्लोबोजांस्क में लॉजिस्टिक्स मार्गों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कोर ने जोर देकर कहा, लुहांस्क, स्टारोबिल्स्के, अल्चांस्क, ब्रियांका, कादिवका अब तीसरी आर्मी कोर के यूएवी के नियंत्रण में है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें बताता है कि भले ही रूस के पास जमीन पर काफ़ी सैनिक है, लेकिन उसके पास वो हवाई सुरक्षा नहीं है जिसकी उसे यूक्रेन के ड्रोन को लुहांस्क और उस क्षेत्र से आगे रूसी क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ज़रूरत है। यही नियंत्रण में है। आसमान खुला हो तो टर्मिनेटर आ जाते हैं। रूस के सैनिक डरे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सुरक्षा सिर्फ भ्रम थी, क्योंकि 3rd आर्मी कॉर्प्स बार बार हमला कर रहा है। इस ऑपरेशन की जानकारी दिखाती है कि यूक्रेन लुहांस्क में रूस को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, और इस ऑपरेशन में जो हम देख रहे हैं वो पुतिन के लिए एक और भी बड़ी समस्या की शुरुआत है। अभी लुहांस्क के आसमान पर यूक्रेन का नियंत्रण है। इस मुद्दे के पीछे बड़ा मुद्दा ये है कि यूक्रेन पलटवार की तैयारी में है, जिससे रूस डोनबास में आसमान और ज़मीन दोनों खो सकता है। संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है।
और हम कुछ ही मिनटों में बताएंगे कि इनका क्या मतलब है। लेकिन सबसे पहले खुद ऑपरेशन की बात करते हैं। 31 मई की रिपोर्ट में क्यू पोस्ट ने बताया कि 3rd आर्मी कोर्प्स ने लुहांस्क में रूस के ज़्यादातर डिफेंसिव उपायों को हाई टेम्पो ऑपरेशन में आसानी से पार कर लिया। परंपरागत एयर डिफेंस कोई समस्या नहीं थे। जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने शायद फायर किया हो, लेकिन वे यूक्रेन के ड्रोन को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके। लुहांस्क में रूस द्वारा बनाए गए क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी EW का घेरा भी यूक्रेन के ड्रोन को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उन्हें भी आसानी से बाईपास कर दिया गया। इससे हमें 2 बातें पता चलती है। रूस का EW उतनी दूर तक नहीं पहुंचता जितनी पुतिन को जरूरत है, और यूक्रेन जानता है कि इस क्षेत्र में रूस का EW उपकरण कहाँ है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी रक्षा पार कर सटीक हमलों का अभियान शुरू किया, जिससे रूसी सैन्य संपत्तियां राख हो गई। लुहांस्क के अंदर बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसका मतलब है कि अब उन्हें डोनबास क्षेत्र में और गहराई तक रूसी हमलों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूक्रेनी ड्रोन ने आगे के गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिए, जिससे रूसी बलों के पास हमलों के लिए जरूरी गोले और गोलियां नहीं बची। मोर्चे पर यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों का सामना वे करेंगे जब वे पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, और इसका कारण वे अदृश्य उड़ने वाले टर्मिनेटर हैं। लुहांस्क के अंदर पुतिन के पिट्ठू इतने डरे हुए हैं कि वे उस घातक और डरावने खतरे से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जो पूरे इलाके में उन पर हावी हो रहा है। लुहांस्क के आसमान पर यूक्रेन का इतना मजबूत नियंत्रण है कि 3री सेना वाहिनी ने इसे रूसी क्षेत्र पर हमले में भी इस्तेमाल किया। कोर के ड्रोन ने लुहांस्क को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और रूस के अंदर गहराई तक जाकर इज़वेरिना बॉर्डर चेक पॉइंट पर हमला किया। वह चेक पॉइंट यूक्रेन और रूस के बीच केवल प्रवेश द्वार नहीं है, ये रूस को लुहांस्क के जरिए गोला बारूद, सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां डोनबास अग्रिम मोर्चे तक पहुंचाने में मदद करती है। शायद यही लुहांस्क के आसमान पर रूस का नियंत्रण खोने की असली कहानी हो सकती है। उस नियंत्रण के साथ रसद भी चली जाती है, और जब लॉजिस्टिक्स नहीं होता तो जमीन पर मौजूद कब्जाधारी, चाहे वो लुहांस्क में हो या पूरे डोनबास क्षेत्र में, पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। इस ऑपरेशन का नेतृत्व वो सैनिक कर रहा है जिसका लुहांस्क से रिश्ता रूसी कब्जाधारियों से कहीं गहरा है। वो सैनिक है अलेक्जेंडर इवानसिव, जिनका कोर कॉल साइन स्किड है, जिसका मतलब होता है पूरब, और वो लुहांस्क के रहने वाले हैं और एक प्लाटून कमांडर है। उनकी यूनिट स्किड 3री आर्मी कोर के खास दस्तों में गिनी जाती है, जैसा क्यू पोस्ट बताता है। इवानसिव रूस के हमले के बाद से लड़ रहे हैं। उनकी सबसे साहसी उपलब्धियों में से एक थी एक हेलीकॉप्टर एयर गैरिसन ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए मारिउपोल के एजोवस्टाल इस्पात संयंत्र में जाकर वहां की रक्षा को मजबूत किया। उन्होंने जमकर लड़ाई की, जरूरत पड़ने पर भागे और यूक्रेनी मोर्चे पर लौटने के लिए लंबा सफर किया। स्किड को मारिउपोल में बहादुरी के लिए यूक्रेन के हीरो का खिताब मिला है। लुहांस्क में जो उन्होंने अभी किया है, उसके बाद हमें लगता है कि यूक्रेन को स्किड के पास पहले से मौजूद उपाधि के साथ साथ एक नया सुपर हीरो खिताब भी बनाना चाहिए। 3री आर्मी कोर ने लुहांस्क में जो किया वो जितना प्रभावशाली है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, लेकिन इसका असली रहस्यमय और डरावना पहलू वो फुटेज है जो कोर के ड्रोन ने लुहांस्क में यात्रा करते समय शूट किया। फुटेज कोर के टेलीग्राम पोस्ट में साझा हुई, जिससे दिखता है कि लुहांस्क शहर रूसी रक्षा के लिहाज से भूतिया बन गया है। शहर का अधिकतर हिस्सा अब भी मौजूद है। यूक्रेनी ड्रोन लुहांस्क के मुख्य एवेन्यू, बड़े डाउनटाउन होटल और एक सर्कस के पास से गुजरता है। रूसी जोकर, जिन्हें यूक्रेनी ड्रोन पर फायरिंग करनी थी, दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल वायु रक्षा फायरिंग पूरी तरह गायब है। यूक्रेन का ड्रोन लुहानका नदी के मुख्य पुल से गुजरते हुए मई एक पार्क के फेरिस व्हील का शानदार दृश्य देखता है। रूस की तरफ से कुछ भी नहीं। ये रेडियंट्स का स्ट्रीट के ऊपर उड़ता है, जहां शहर का प्रशासन भवन है। रूस उस इमारत की रक्षा करना चाहता है, लेकिन वायु रक्षा की ओर से कोई गोलीबारी नहीं होती। बार बार ये प्रमुख स्थल देखे जाते हैं, लुहांस्क होटल, शहर की कोयला खदान। इन जगहों में से कोई भी वह स्थान नहीं है जहां रूसी सैनिक या वायु रक्षा तैनात है, जिन्हें यूक्रेन के हमलों को रोकना चाहिए।
यूक्रेन के ड्रोन के लिए ये बहुत आसान है। लगभग ऐसा लगता है जैसे रूसी लोगों ने कामकाज समेट लिया हो और छिप गए हों। आखिरकार यूक्रेन के ड्रोन का निशाना नजर आता है, एक रूसी सैन्य वाहन जिसमें सवार लोग शायद यूक्रेन के ड्रोन को तब तक नहीं देख पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। ड्रोन तेजी से नीचे आता है, वाहन पर हमला करता है और लुहांस्क व रूस में ये दृश्य बार बार होता है। ऐसा ऑपरेशन संभव नहीं होना चाहिए था। लुहांस्क में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को यूक्रेन के ड्रोन को रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं रोका। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW को उन ड्रोन को रास्ते से भटका देना चाहिए था। EW असफल रहा। इससे पता चलता है कि रूस ने लुहांस्क पर कब्जा किया है, लेकिन उसे आसमान पर नियंत्रण नहीं है, जो पुतिन के लिए समस्या है। वे यूक्रेन में प्रगति के लिए रूस के थकाऊ जमीनी अभियान पर निर्भर हैं और वह जमीनी अभियान बदले में कब्जे वाले इलाकों में सुचारू रसद पर निर्भर है। जब ये लॉजिस्टिक्स कमजोर पड़ते हैं, जैसा कि हम अब लुहांस्क में देख रहे हैं, तो रूसी दबाव ढह जाता है और पुतिन की जमीनी सेना कमजोर हो जाती है। नियंत्रण? कौन सा नियंत्रण? लुहांस्क अब युद्ध के दौरान जितना असुरक्षित था उससे भी ज्यादा असुरक्षित है और सभी संकेत हैं कि कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। यूक्रेन लुहांस्क के आसमान पर रूस के नियंत्रण खोने का फायदा उठाकर रसद पर हमला कर रहा है, लेकिन ये पहले भी हो चुका है। ये यूक्रेन का मध्यवर्ती हमला अभियान है और जो कुछ भी हवा में शुरू होता है वो अक्सर जमीन पर जवाबी हमलों के साथ खत्म होता है। यही चीज हम यहाँ मिलिट्री शो में कवर करते हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। तो अगर आप यूक्रेन युद्ध की वो खबरें सुनना चाहते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया आपको नहीं बता रही, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लुहांस्क का आसमान यूक्रेन का है। कुछ लोग कह सकते हैं कि थर्ड आर्मी कॉर्प्स के दावे प्रतीकात्मक है। इससे यूक्रेन के लुहांस्क हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। निश्चित रूप से प्रतीकात्मक पक्ष के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। पुतिन का प्रचार दर्शाता है कि रूस ने लुहांस्क पर पूरा नियंत्रण पा लिया है और यूक्रेन वहां तक नहीं पहुंच सकता। थर्ड आर्मी कॉर्प्स और उसके ड्रोन हमेशा इस बात का विरोध करते रहे हैं और उन्होंने मई के अंत में हुए अपने हमले से इसे साबित भी कर दिया। ड्रोन हमलों की फुटेज दिखाती है कि रूस की रक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये मध्यम दूरी के इस अभियान के विस्तार की जमीन तैयार कर रहा है, जिसने 2026 में यूक्रेन को काफी लाभ दिए हैं। आइए उस अभियान के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं। 2026 से पहले यूक्रेन के पास कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी पीछे के हिस्से पर हमला करने की क्षमता कुछ हद तक सीमित थी। उसके पास एयर लॉन्च्ड हैमर और ATACMS जैसी मिसाइलें हैं जो रूसी ठिकानों पर वार कर सकती है। लेकिन जब ड्रोन की बात आती है तो यूक्रेन के पास अपने शस्त्रागार में ज्यादातर FPV ड्रोन थे जो फ्रंट लाइन के लिए समर्पित थे और लंबी दूरी के ड्रोन थे जिनका इस्तेमाल रूस पर हमला करने के लिए किया जाता था। लेकिन 2026 अपने साथ यूक्रेन युद्ध का एक बिल्कुल नया चरण लेकर आया है। पुतिन के आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन ने 200 किलोमीटर तक मार करने वाले मध्यम दूरी के ड्रोन की स्थिर आपूर्ति विकसित की है, जो किफायती भी है। ये यूक्रेन के लिए खेल बदलने वाला है और इसके परिणाम स्वरूप जो हो रहा है उसने पुतिन को पूरी तरह से चौंका दिया है। यूक्रेन के नए ड्रोन शस्त्रागार में हॉर्नेट जैसे 200 किलोमीटर तक जाने और 5 किग्रा पेलोड ले जाने वाले $5000 के ड्रोन शामिल है। ये कम लागत और पर्याप्त मारक क्षमता का ऐसा मेल है कि ये रूसी रसद संसाधनों को नुकसान पहुंचा सके। यही पुतिन की नई समस्या है। इन ड्रोन से यूक्रेन के मध्यम दूरी हमले तेजी से बढ़े हैं। अप्रैल में रूस पर यूक्रेन के मध्यम दूरी हमले मार्च से दुगुने और फरवरी से 4 गुना बढ़े। ये संयोग नहीं बल्कि एक अभियान है। ये एक अभियान है जिसका उद्देश्य रूसी कब्जे वाले पीछे के इलाकों में रूसी रसद को बाधित करना है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अभियान समर्थन के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है। लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन कार्यक्रम के तहत $110 मिलियन यूक्रेनी इकाइयों को मिलेंगे जो लुहांस्क में थर्ड आर्मी कॉर्प्स द्वारा निशाना बनाए गए ठीक उसी तरह के लक्ष्यों पर हमला कर रही है। यह एक प्रोत्साहन योजना है। जितनी अधिक गाड़ियां और वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करेंगे, आपको वही मिलेगा जिसकी आपको रूस को उन जगहों पर असली चोट पहुंचाने के लिए जरूरत है जहां पुतिन को लगता था कि उनके सैनिक सुरक्षित हैं। इस अभियान से रूसी सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव कम नहीं आंका जा सकता।
लुहांस्क जैसे इलाकों में महीनों तक पुतिन की सेनाएं खुद को सुरक्षित मानती थी। सिर्फ कभी कभी मिसाइल हमला ही इस भ्रम को तोड़ता था। अब सुरक्षित रहने का विचार खत्म हो गया है। यूक्रेन दिखा रहा है कि वह लुहांस्क में बिना रोक टोक ड्रोन उड़ा सकता है, जिससे रूस के सैनिकों को एहसास हो रहा है कि अब उनकी रक्षा करने वाला कुछ नहीं है, वे सुरक्षित नहीं है। असल समस्या यह है कि यूक्रेन का मीडियम रेंज अभियान जमीन पर हमले को समर्थन दे रहा है, जिससे रूस से रिकॉर्ड क्षेत्र वापस लिया जा रहा है। 25 मई की रिपोर्ट में ISW ने कहा कि यूक्रेन की नई रणनीति ने 2023 के बाद पहली बार युद्ध के मोर्चाबंदी वाले स्वरूप को बदल दिया है। हम इसका असर देख रहे हैं। रूसी बढ़ते इतनी धीमी है कि अब उसकी उपलब्धियां हर महीने लगभग शून्य है। यूक्रेन सीमित यंत्रीकृत चालों और सामरिक जवाबी हमलों के लिए जरूरी हालात बना रहा है, जो उसके मध्यम दूरी हमलों पर आधारित है। यूक्रेन ने रूसी बढ़ते रोकी और कुछ क्षेत्रों में उन्हें पलटा, साथ ही सीमित सामरिक चालें फिर शुरू की। ISW के अनुसार इससे युद्ध का नया चरण शुरू हो सकता है। लुहांस्क में पुतिन को नए चरण की चिंता करनी होगी। आखिरकार हमने देखा है कि यूक्रेन ने अपनी मिडल स्ट्राइक अभियान के समर्थन से कई जवाबी हमले सफलतापूर्वक किए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन ने 2026 की शुरुआत से रूस से 590 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त किया है। उस मुक्ति का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में है। हमने देखा है कि यूक्रेन ने डोनबास में प्रगति शुरू की है। 19 मई को खबर आई कि यूक्रेनी सेनाओं ने पोक्रोव्स्क में 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ने का अभियान पूरा कर लिया है, जो एक और क्षेत्र है जिस पर रूस दावा करता है कि वह उसके नियंत्रण में है। जो कुछ हमने अभी लुहांस्क में देखा, वैसे ही हालात हर जगह देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यूक्रेन पीछे के नजदीकी इलाकों पर हमला करता है, जैसा कि उसने लुहांस्क में करने की अपनी क्षमता साबित की है। लुहांस्क में हवाई सुरक्षा की कमी ने इसमें मदद की है। अब जब यूक्रेन अपने ड्रोन से उस क्षेत्र पर हमला कर सकता है, तो इससे नए मौके बनते हैं। रसद की मुख्य लाइनों के कट जाने के कारण रूस की लुहांस्क रक्षा में कमजोरियों की जेबें बन जाती हैं। आसमान पर नियंत्रण जल्द ही कमजोर रूसी रक्षा के खिलाफ यूक्रेन के लक्षित जवाबी हमलों में बदल सकता है, जिससे लुहांस्क के इलाकों की आज़ादी संभव है। ये एक पैटर्न है जिसे हमने 2026 में कई बार देखा है, और यही पैटर्न लुहांस्क में भी दोहराया जा सकता है, जिससे डोनबास मोर्चे पर पुतिन के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। लुहांस्क में यूक्रेन की उपलब्धि सिर्फ जमीन पर मौजूद रूसी सैनिकों पर ही असर नहीं डाल रही, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो वे टर्मिनेटर फिल्म में हैं। रूस के सैन्य ब्लॉगर यूक्रेन की गतिविधियों से डरे हैं और लुहांस्क की स्थिति पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। ISW के मुताबिक सैन्य ब्लॉगरों ने बताया कि यूक्रेन लुहांस्क में मध्यम दूरी के हमले कर रहा है और वायु रक्षा में सेंध के कारण यूक्रेनी ड्रोन अब रोस्तोव जैसे रूसी क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क में हमलों से ईंधन और गोला बारूद की कमी हो रही है, जिससे मोर्चे पर कमजोरी आ रही है और यूक्रेन के लक्षित जवाबी हमलों पर असर पड़ रहा है। लुहांस्क के आसमान पर यूक्रेन का नियंत्रण डोनेट्स्क में दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि वहां सैनिकों को समर्थन के लिए लुहांस्क से भेजे उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। रूस का लुहांस्क पर नियंत्रण वैसा नहीं है जैसा वह दावा करता है, और हम पहले ही देख रहे हैं कि रूसी सैन्य ब्लॉगर इस सच्चाई को उजागर करने लगे हैं, जिसका मतलब है कि जिस प्रचार पर पुतिन इतनी मजबूती से निर्भर करते हैं, वह भी अब बिखरने लगा है। यह हमें लुहांस्क में यूक्रेन के हमलों के कारण उठे मुद्दे पर लाता है। पुतिन शांति वार्ताओं में अपनी पकड़ खो रहे हैं। रूस के लुहांस्क और पोक्रोव्स्क जैसे शहरों पर नियंत्रण के दावे केवल रूसी जनता को यह दिखाने के लिए नहीं है कि विशेष सैन्य अभियान सही दिशा में है। रूस ये दावे इसलिए करता है ताकि लगे कि वह यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन की सेना डोनबास को बचाने में असमर्थ है। लुहांस्क के आसमान पर यूक्रेन का नियंत्रण पुतिन की कहानी को कैसे प्रभावित करता है? इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता, यह तो तय है। रूस की बढ़त धीमी होने और यूक्रेन के पुतिन के दावों को गलत साबित करने से रूस के लिए वो शांति समझौता पाना मुश्किल हो रहा है, जिसमें यूक्रेन डोनबास छोड़ दे।
यूक्रेन इसे जानता है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने 29 मई को बताया कि अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति वार्ताओं के धीमे पड़ने के बाद यूक्रेन रूस के साथ नेता स्तरीय वार्ता पर जोर दे रहा है। यूएस नेतृत्व वाली वार्ता अब अपनी प्रभावशीलता की सीमा पर है, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा। अब यूक्रेन को रूस को व्यावहारिक प्रस्ताव देना चाहिए, जैसा सिबिहा कहते हैं। इन प्रस्तावों की शुरुआत संपर्क रेखा पर शत्रुता खत्म करने से होगी, फिर शांति पर वार्ताएं होंगी। रूस को इस नए प्रकार की वार्ता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यूक्रेन युद्ध अब ऐसे मोड़ पर है जहां रूस को फायदा नहीं हो रहा है। यूक्रेन अब ड्रोन युद्ध तेज कर पहले न पहुंच सकने वाले लक्ष्यों को भी निशाना बना रहा है। फ्रंटलाइन पर प्रगति हो रही है और यूक्रेन की मिडिल रेंज रणनीति से आगे बढ़त लुहांस्क तक संभव है। इनमें से कुछ भी पुतिन की योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। रूस ने डोनबास के पतन की समय सीमा सितंबर तय की है। ये यूक्रेन की सैन्य खुफिया ने अप्रैल में बताया था। तब वह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी लगा। अब यूक्रेन के ड्रोन लुहांस्क पर उड़ रहे हैं और रूस विरोध नहीं कर रहा। ये हास्यास्पद है। डोनबास पर नियंत्रण वर्तमान शांति वार्ताओं की मुख्य अड़चन है। तीसरी सेना कोर के अभियान से पहले रूस दावा कर सकता था कि उसके पास लुहांस्क पर पूरा नियंत्रण है और उसने महत्वपूर्ण लोगों को भी यह विश्वास दिला दिया था। लेकिन अब वह नियंत्रण वैसा नहीं है जैसा पुतिन को चाहिए। लुहांस्क का आसमान यूक्रेन का है। कब्जे वाले क्षेत्रों और उससे आगे तक यूक्रेन के हमले और भी ज्यादा मजबूत और तीव्र होते जा रहे हैं। अगर पुतिन को युद्ध से थोड़ी सी भी इज्जत के साथ बाहर निकलने की कोई उम्मीद रखनी है तो उन्हें अब ही बातचीत शुरू करने का फैसला लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो यूक्रेन लुहांस्क में हवाई जंग पर अपनी पकड़ को डोनबास में जमीनी मोर्चे पर भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गिरा हुआ माने जाने वाले क्षेत्रों में भी सफलता मिल रही है। पोक्रोव्स्क इसका प्रमुख उदाहरण है। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। यूक्रेन ने उस शहर में 3 किलोमीटर तक आगे बढ़त बना ली है, जिस पर रूस का दावा है कि उसका नियंत्रण है। यह क्यों मायने रखता है और इसका डोनबास में रूस के अभियान पर क्या असर पड़ेगा? आप इन सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन ने पोक्रोव्स्क की लाइनों को पार करते हुए अपनी जबरदस्त बढ़त कैसे बनाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप यूक्रेन युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है उस पर हमारी और विश्लेषण देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।